लेकिन मिथिला राज का जब भी हम चर्चा करते हैं तो मिथिला राज में देखो कि 11वीं सदी, इसका मतलब यह हुआ कि 1000 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी के बीच का जो ईस्वी का जो समय काल होता है उसको 11वीं सदी बोलते हैं। यानी यह समझिए कि आज से 1100 साल लगभग पहले का जो हमारा जो सिनारियो होगा वो इस तरह का नक्शा तो नहीं होगा। उस समय क्या होगा, बिहार में बंगाल इंक्लूड होगा, उत्तर प्रदेश के कुछ सीमा बिहार में इंक्लूड होंगे, कर्मनाशा नदी के आसपास में जो मिर्जापुर का इलाका है उत्तर प्रदेश में, फिर पूरा का पूरा झारखंड इंक्लूड होगा हमारे यहाँ, फिर पूरा का पूरा क्या होगा, उड़ीसा इंक्लूड होगा। चूंकि मिथिला राज्य जो होता है या मिथिला साम्राज्य होता है उसका अधिकांश क्षेत्र इस गंगा नदी के उत्तरी भागों में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो गंगा नदी हमारा है, इस गंगा नदी के ऊपरी हिस्से में अधिकांश जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, मिथिला क्षेत्र के नाम से जानते हैं वर्तमान में भी। और 11वीं सदी में भी गंगा नदी क्या करता था, मिथिला राज्य को द्विविभाजित करता था। मिथिला राज्य को छोड़ो, ये समझो कि 11वीं सदी में गंगा नदी जो था वह बिहार के तत्कालिक मानचित्र को 2 भागों में विभाजित करता था, एक गंगा नदी के उत्तरी वाला भाग और दूसरा गंगा नदी के दक्षिणी हिस्सा वाला भाग। हमने कहा आपको कि बिहार में मिथिला राज्य का जो उदय होता है वह 11वीं सदी में होता है। कब होता है, 11वीं सदी में होता है। यह जो 11वीं सदी होता है यह वैसा समय काल होता है जब पश्चिम बंगाल में, सॉरी अभी पश्चिम बंगाल, उस समय बंगाल बोला जाता था, जब बंगाल में क्या होता है, पाल वंश के शासन का अंत होता है। पाल शासन का क्या होता है, अंत होता है। अब यहाँ ध्यान से समझो सारे बच्चे कि बिहार के आगे वाला हिस्सा ये कौन सा इलाका हमारा हो गया, पूरा का पूरा बंगाल हो गया। तो इस बंगाल में, समूचा बंगाल तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के जो पूर्वी सीमा क्षेत्र से जो बंगाली क्षेत्र लगा हुआ था, इस बंगाली हिस्सा में क्या था, पहले 11वीं शताब्दी से पहले पाल वंश का शासन था, है ना। किसका शासन था, पाल वंश का शासन था। लेकिन एक सिनारियो ऐसा आया कि 11वीं शताब्दी में इस पाल वंश के शासन का क्या हुआ, धीरे धीरे अंत होता चला गया। अब अंत क्यों हुआ है इसको आप लोग इतिहास में पढ़वे करते हुइएगा, ठीक। अब यहाँ चीज को समझो, तो जब यहाँ पाल वंश का शासक था, ध्यान से सुनना, 11वीं सदी के थोड़ा सा पहले जब यहाँ पाल वंश का शासक था तो पाल वंश के राजा जो यहाँ शासन किया करते थे, उस राजा का जो साम्राज्य का क्षेत्र था या सीमा का क्षेत्र था, यहाँ देखो ये दरभंगा से लेकर के ये पूरा इलाका समझ लो, यहाँ पर दरभंगा, ठीक है, मधुबनी, सीतामढ़ी, ये पूरा का पूरा इलाका, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल। कहने का यह मतलब हो गया कि गंगा नदी के उत्तर में दरभंगा और मधुबनी का जो सीमा क्षेत्र, मधुबनी तो बॉर्डर पे इलाका है, तो ये सारे के सारे इलाका क्या था, उस समय बंगाल में पाल वंश के शासन के अंतर्गत था। तो पाल वंश के जो शासक हुआ करते थे ना, इस समूचे क्षेत्र को, इस समूचे क्षेत्र का क्या मतलब हुआ पल्लवी, कि दरभंगा और मधुबनी का जो सीमा क्षेत्र से पूर्वी वाले भाग को, समूचे क्षेत्र को लोग यह पाल वंश के राजा क्या कहते थे, तीर भुक्ति के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, तीर भुक्ति। लिख लेना कहीं पे, है ना। यह तीर भुक्ति बिहारी शब्द नहीं है, बल्कि तीर भुक्ति क्या है, एक पाल शासक का दिया हुआ संबंध है। जैसे हम पाली भाषा पढ़ते हैं ना, वो पाली भाषा का ओरिजिन वहीं से बंगाल से ही हुआ है। तो पाली भाषा में तीर भुक्ति का मतलब, तीर मतलब क्या होता है, किनारा, अब भुक्ति मतलब होता है जमीन। तो नदी के किनारे, ये ना नदी का किनारा, तो यहाँ भी नदी हो बहता है, यहाँ भी कोसी नदी है, तो सब पूरे का पूरे इलाके को क्या बोल दिया गया, तीर भुक्ति। सामान्य तौर पर इसको गंगा नदी से जोड़ करके देखा जाता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित जो जमीन है उसको क्या कर दिया गया है, तीर भुक्ति कह दिया गया है। तो जब 11वीं सदी में क्या हुआ, पाल शासक का अंत हुआ, तो वही जब हमारे कर्नाटक वंश का जब स्थापना किया जाता है तो इसने होता ना कि नाम परिवर्तन, इससे पहले क्या था, इलाहाबाद नाम था, अब मोदी सरकार आया तो उसको क्या नाम डाल दिया गया, प्रयागराज डाल, नाम परिवर्तित कर दिया कि हमारा लोग अब नाम जाने। तो जब कर्नाटक वंश का यहाँ स्थापना होता है कि हम चर्चा करेंगे, तो इसी तीर भुक्ति को नाम चेंज करके वह क्या कर देता है, मिथिला नाम डालता है। हालांकि इसके पीछे कुछ और कहानी होती है, उसको हम चर्चा करते हैं थोड़ा देर बाद में, ठीक। अब यहाँ पर देखो, जैसे शर्मा जी के मन में एक लड्डू फूट रहा होगा या उनके मन में मन बेचैन हो गया होगा कि सर पाल वंश का शासन का जब अंत हुआ तो उसका अंतिम शासक कौन था, या किस राजा के शासन काल में वहाँ का पाल शासन का क्या हुआ, अंत हुआ था, है ना। तो उनके मन को, बेचैनी को शांत करने के लिए हम कह देते हैं कि जो उस समय में क्या था, 11वीं सदी में रामपाल नाम का एक क्या था, पाल शासक था, जिसका कि कहाँ, बंगाल में शासन था, और वो पूरा का पूरा तीर भुक्ति प्रदेश में शासन करता था। यहाँ ध्यान देना सारे बच्चे, तीर भुक्ति ये दरभंगा क्या कुछ लास्ट में सर जब बख्तियार खिलजी आया था तो वही तो भाग गया था,
40 घोड़ों के साथ आया था, बख्तियार खिलजी भाग गया किला छोड़ के। हाँ रामपाल ही था ना हाँ, रामपाल साहब ही थे, नाम कहने का रामपाल है ना, लेकिन वो सर? मामला गड़बड़ हो गया है ना। तो यही रामपाल साहब क्या थे कि रामपाल साहब यहाँ शासन करते थे। तो इस समय क्या होता है कि जब बख्तियार खिलजी साहब का आक्रमण होता है तो ये वही घोड़ा जो बताए हैं, घोड़ा लेकर के भाग जाते हैं वो। तो इस प्रकार से क्या होता है वहाँ पर पाल शासन का कलकत्ता में वो ये अंत होता चला जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब कलकत्ता में अंत हुआ उसका, तो जरा सोचो कि अगर पल्लवी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और मान लो कि पल्लवी का कोई परिवार का सदस्य बोलता है ज़मीन हम नहीं लेंगे, तुम लोग अपना समाज को दान कर दिया, तो हम और अब क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे कि उसका ज़मीन को हम हथिया ले। तो यह घटना आज से नहीं हो रही है, घटना बल्कि सदियों से चली आ रही है। आई बात समझ में। तो जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है और रामपाल को खींचता है, वो बेलगा देता है, तो बख्तियार खिलजी का उस समय इस पर दिमाग नहीं जाता, क्योंकि उसका तो साम्राज्य विस्तार करना था। इसी बीच में क्या होता है, इसी तीरभुक्ति के क्षेत्र में एक सामंत रहता था। सामंत का मतलब होता है जमींदार। सामंत का क्या मतलब होता है, जमींदार, जिसका कि लंबा लंबा लैंड हो, जिनके घर पर नौकर चाकर लगे हुए रहे हो। आई बात समझ में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब ये रामपाल भाग जाते हैं तो वहीं पर सामंत होते हैं, जिस सामंत का नाम होता है, बड़ा प्यारा नाम है, उनका नाम है नान्यदेव। आप लोग सुनते होइएगा मिथिला का। तो ये क्या होता है, एक सामंत होते हैं जिनका नाम होता है नान्यदेव, और 1097 ईस्वी में, देख रही हो ना, 1000 से 1120 में 1097, 1100 ईस्वी से 3 साल पहले ही। तो 1097 ईस्वी में जो नान्यदेव होते हैं, जब बख्तियार खिलजी उसको खींचता है रामपाल साहब को, फिर बख्तियार खिलजी वापस आता है तो उसको उसमें ध्यान नहीं देता है वो। तो नान्यदेव क्या करते हैं, मौका देकर के चौका मार देते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने पूरे के पूरे इलाके को हथिया लेते हैं। क्योंकि इसका तो कोई माय बाप नहीं ना हुआ पूरे इलाका का, तो पूरे इलाका पर ये नान्यदेव क्या बोलता है, यह मेरा राज्य है। और यह क्या करते हैं, तीर भुक्ति को नाम हटा करके यह अब क्या डाल देते हैं, सर हाँ। तो 1097 ईस्वी में क्या होता है, कर्नाट वंश की स्थापना कर दी जाती है, किसके द्वारा, नान्यदेव के द्वारा। तो हमको यहाँ पर 2 फैक्ट मिला कि कर्नाट वंश का स्थापना किसने किया, तो नान्यदेव ने। नान्यदेव कौन था, सामंत था, जमींदार था, और कब किया, 1097 ईस्वी में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, मिथिला के इतिहास में नान्यदेव ऐसे प्रथम राजा हुए जो क्या थे, जो सबसे कुशल नेता, कुशल योद्धा माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो लक्ष्य ये नान्यदेव थे वह एक कुशल योद्धा थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह बुद्धिमान भी थे। बुद्धिमान का मतलब यह होता है कि यह दिमाग के बहुत चतुर थे। आई बात समझ में, दिमाग के क्या थे, बहुत ज़्यादा चतुर थे। अब इस चीज़ को समझिएगा कि जो कर्नाट वंश का जब नान्यदेव ने स्थापना किया, कब किया, 1097 ईस्वी में। लेकिन इनसे पहले ही, स्थापित होने से पहले ही, भारतीय इतिहास में या भारतीय किताबों में क्या कहा जाता है कि कर्नाट वंश का जो शासनकाल रहा है वह 1080 से लेकर के 1324 ईस्वी के आसपास तक था। 24 या 54 होगा, नहीं 24 है, 54 से तो वहाँ शुरू होता है। तो कर्नाट वंश का जो शासनकाल होता है 1080 से लेकर के 1324 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। एक चीज़ तो आप समझ लो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जो मिथिला राज हुआ ना, इस मिथिला राज में 3 राजवंशों ने शासन किया है अभी तक। 3 राजवंशों ने क्या किया है, शासन किया है। सबसे पहला राजवंश था, सबसे पहला राजवंश का यही नाम था, कौन सा, कर्नाट वंश, है ना, जिसका जो समय काल होता है वह 1080 से लेकर के 1324 ईस्वी तक होता है। ठीक, फिर जब कर्नाट वंश का अंतिम शासक का जब देहांत होता है या जब निरंकुश होता है, आगे हम पढ़ेंगे उसको, तो कर्नाट वंश के बाद एक और वंश की स्थापना की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं ओइनवार वंश। क्या बोलते हैं उनको, ओइनवार वंश। और इसका जो होता है लगभग 1324 के आसपास से लेकर के 1324 नहीं 53 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। अब यहाँ ध्यान देना कि 24 और 53 में काफ़ी लंबे समय का अंतर होता है। इस बीच में क्या होता है, इस बीच में हमारे यहाँ जब इनका तुगलक साहब का या बख्तियार खिलजी साहब का जब आक्रमण होता है, कुछ मुस्लिम लोगों का आक्रमण होता है हमारे यहाँ, तो यह जो समय काल होता है वो काफ़ी संक्रमण का समय काल होता है। उस समय कोई राज्य नहीं होता है, सब सामंत क्या होते हैं, जो जमींदार और स्थानीय, वो आपस में लड़ते भिड़ते हैं कि हम यहाँ स्थापना करेंगे तो हम स्थापना करेंगे। आई बात समझ में। अब क्या होता है कि जो तीसरा है, यानी 1526 के बाद से जो तीसरा हमारा वंश है, वो तीसरे वंश का नाम होता है खंडवाल वंश। खंडवाल वंश, ठीक।
यानी मिथिला राज पर अभी तक 1097 के बाद यानी कर्नाट वंश के बाद से क्या हुआ है, 3 ही राजवंशों ने शासन किया है। जो तीसरा कौन सा था, खंडवाल वंश था। खंडवाल वंश का देखिएगा तो 1556 से लेकर के 1947 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। तो अभी जो हम लोग राजा का नाम सुनते ना, कामेश्वर सिंह ने पत्रिका निकाला, जो आधुनिक महाराज थे कामेश्वर सिंह सब, तो वो इसी खंडवाल वंश के ही क्या थे, वंशज थे। आपसे ऑप्शन दे देगा कर्नाट वंश, इनवारा वंश और खंडवाल वंश, तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। क्योंकि देखो कामेश्वर सिंह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफ़ी योगदान रहा है। 1857 के योगदान में भी इनका, क्रांति में भी इनका योगदान रहा है। तो ये हमारी हायरार्की होती है किसका, मिथिला, ये मिथिला में जो वंश हुए हैं, राजा महाराजा हुए हैं उनको। अब यहाँ देखिएगा कि कर्नाट वंश के जो शासक होते हैं वह अपने नाम के आगे देव शुरू में लगाते थे, बाद में ये सिंह लगाना शुरू कर दिए। वो इनवार वंश के जो राजा हुए थे वो क्या लगाए, अपने नाम के आगे ठाकुर लगाए और सिंह लगाए। खंडवाल वंश के जो शासक होते थे अपने आगे क्या लगाए, ठाकुर भी लगाए और सिंह भी लगाए, है ना, दोनों टाइटल का यूज किया जाता था। तो ये था हमारा क्या है, मिथिला राज था। अब हम इस पे आते हैं कर्नाट वंश पे, चूंकि महत्वपूर्ण हमारा यही है। ठीक, देखो ये समझ में आ रहा है नीता? जी सर। तुम्हें तो, तुम्हारा तो घर है, तुमको तो पता खूब होगा नहीं? थोड़ा 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 थोड़ा। चलो देखो अब क्या है, थोड़ा सा नान्य देव के विषय में हम जान लेते हैं, चूंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बीपीएससी इसको बहुत दागता है, बहुत पूछता है। देखिए नान्यदेव के विषय में हमने क्या कहा कि नान्यदेव एक कुशल योद्धा था, भाई सामंत था। सोचो कि इसके जैसा बहुत सामंत तो इस क्षेत्र में होंगे कि नहीं होंगे, सब लोग लड़ाई किया होगा, लेकिन ये योद्धा थे, बलिष्ठ थे, उनको ताकत था, लोगों का सपोर्ट था, तो वे जीत गए और अपना सामंत का स्थापना कर दिया, कर्नाट वंश का स्थापना कर दिया। तो ये क्या थे, ये एक कुशल नेतृत्वकर्ता भी थे। चूंकि जो कुशल नेतृत्वकर्ता होता है उसमें यह क्षमता होता है, उसमें यह गुण होता है कि अपने अनुयायी पर वह क्या कर पाए, शासन कर पाए। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नान्यदेव का जो शासन काल होता है यह लगभग मिथिला में 50 वर्षों तक स्वतंत्र रूप से शासन किया था। देखो जैसे 1097 में स्थापना किया था ना, 50 जोड़ लीजिए इसमें, 7 2 7 9 5 14, लगभग 1147 ईस्वी तक इस पे इनका देहांत हो जाता है। 1147 में इसका डेथ हो जाता है नान्यदेव का। तो जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक नान्यदेव साहब लगभग 50 वर्षों तक क्या होता है, नान्यदेव मिथिला के कर्नाट वंश पर शासन करते हैं। और अपने 50 वर्षों के शासनकाल में मिथिला की संस्कृति सभ्यता का बहुत उत्थान करते हैं, लोगों को समझाते, लोगों को एजुकेशन भी देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या काम किया। सोचो 11वीं सदी में जब लोगों के पास कलम कॉपी नहीं था, पढ़ने का नहीं था, वो लोग एजुकेशन पे ज़्यादा ये जोर देते थे मिथिला के राजा। इसीलिए बड़े बड़े भारतीय इतिहासकार, चाहे वो हमारे भारत के हो या फिर विदेश के इतिहासकार हो, उस इतिहासकार ने नान्यदेव के शासनकाल को क्या बोला है, मिथिला इतिहास का स्वर्ण युग कहा। इसको लिख लो, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी नान्यदेव के ही शासनकाल को क्या बोलते हैं, मिथिला इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। अब हम तो कर्नाट वंश के विषय में समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या कहा कि 1080 से लेकर के 1324 ईस्वी तक क्या होता है, हमारे बिहार में कर्नाट वंश का शासनकाल होता है। कहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस समय माइक बंद कर लो। इस समय में जो कर्नाट वंश होता है उसका प्रसार इस दरभंगा के पश्चिम नहीं होता, यानी गंडक नदी देखिएगा उसके पश्चिम में नहीं होता है, फिर हमारे गंगा के दक्षिण में नहीं होता है, यहाँ तो अभी नहीं करता है। ये यहाँ समझने का प्रयास करो कि कर्नाट वंश में 1080 से लेकर 1324 के बीच में ऐसा समय काल होता है जब हमारे बिहार में क्या होता है, जब हमारे बिहार में तुर्कों का आक्रमण शुरू हो जाता है, तुर्कों का आक्रमण शुरू होना हो जाता है। यानी तुर्क आक्रमणकारी हमारे यहाँ चले आए हुए थे। तो जरा सोचो कि कोई एक नया राजा किसी वंश का स्थापना करेगा और किसी शक्तिशाली, जो जिनके पास पावर है, जिनके पास हथियार है, भाला है, हर चीज है, अगर वो लोग इन पर आक्रमण करेंगे तो ये कैसे उनको संतुष्ट करेंगे, उनसे तो जीत नहीं पाएंगे। तो बदले में क्या करते थे ये लोग, नजराना पेश करते थे। नजराना मतलब क्या, हाथी दे दिया, घोड़ा दे दिया, जमीन दे दिया, धन जेवर दे दिया, इनके पास जो भी महत्व होता था वो सब उनको दे दिया जाता था। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब तुर्कों का आक्रमण होता है तो तुर्क कहाँ आक्रमण करेगा, पहले सीधे वहां तो नहीं चल जाएगा, यह क्या करेगा, बिहार के पश्चिमी हिस्सों में आक्रमण करेगा। यानी कैमूर में आक्रमण करेगा, जहानाबाद में आक्रमण करेगा, गया में आक्रमण करेगा, नालंदा में आक्रमण करेगा, चंपारण में आक्रमण करेगा।
ठीक, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आया? समझो एक सीरीज को, जब तुर्क का आक्रमण होना शुरू हो गया तो इन क्षेत्रों में खास करके जो गया और जहानाबाद का इलाका है, मुंगेर का इलाका है, कैमूर का इलाका है, इस इलाके में जब आक्रमण हुआ तुर्कों का, तो यहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे, क्या थे? बौद्ध भिक्षु थे, क्योंकि यहाँ शुरू से ही बौद्ध बिहार था ना, तो बौद्ध लोग यहाँ ज्यादा रहते थे। तो जो बौद्ध भिक्षु थे उनको ये जो तुर्क था वो बहुत काटता था, हत्या करता, तलवार से गर्दन काट दिया, पेट में छुरा घोंप दिया, तो भाई मृत्यु का डर था। तो ये क्या किए, इनको पता था कि भाई हमारे वहाँ पर क्या था, कर्नाट वंश का स्थापना हो गया और काफी वहाँ शांति है, कोई मार काट, अभी मिथिला बहुत शांत क्षेत्र समझा जाता है। तो सारे बौद्ध भिक्षु क्या हो गए, चले आए कहाँ पर, इस नान्य देव के पास में कि सर हमको आश्रय दीजिए, आश्रय दीजिए। तो सारे बौद्ध भिक्षु कहाँ चले आते हैं, कर्नाट वंश में आते हैं, आश्रय पाते हैं। आई बात समझ में? तो जब कर्नाट वंश में वो आश्रय पाते हैं, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो जब पता चलता है तुर्क आक्रमणकारी को क्या कि भाई तो यहाँ पर भी आ गया हुआ है, ये तो यहाँ पर भी कहाँ हम आक्रमण किए, तो ये वहाँ चला गया, गंगा नदी पार करके वहाँ चला गया। क्योंकि ये स्थानीय लोग थे, इनको पता था कि हम किस दिशा में जाएंगे, इसलिए वो कर्नाट वंश पे इन कर गए। लेकिन जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनको कर्नाट वंश पर आक्रमण करने में लगभग 50 से 60 साल का वक्त लगा था। चूंकि एकाएक ना जीत के जाएगा जी, एकाएक तो नहीं जीत पाएगा किसी को, समय के साथ जीतेगा। तो जब इनका ये क्या किए, फिर अब नान्य देव के मन में भी साम्राज्य विस्तार की भावना आ गई कि हम साम्राज्य को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, विस्तार करेंगे। तो नान्य देव क्या करते हैं, नान्य देव इन बौद्ध भिक्षुओं के, चूंकि उस समय नेपाल में क्या था, बौद्धों का काफी बोलबाला था, तो जब इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ अपने यहाँ आश्रय दिया, तो कुछ नेपाली लोग क्या बोले कि सर हमको भी अपने शरण में ले लीजिए। तो क्या हुआ कि फिर नान्य देव ने क्या किया, अपने सीमा को थोड़ा और बढ़ाया और नेपाल के कुछ क्षेत्रों पर क्या किया, अधिकार किया। नेपाल के क्या किया, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया। और नेपाल में एक जगह था, उस जगह का नाम था सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ ये थोड़ा पहाड़ी इलाका है जहाँ पे ये लोग नहीं पहुंच पाते थे। तो नानदेव को पता था कि हम बौद्ध भिक्षु को आश्रय देते हैं तो हम पर भी आक्रमण कर सकता है। तो ये चीज़ों को समझे, क्योंकि बुद्धिमान तो थे ही, तो चीज़ों को समझे कि अगर हम राजा तो हैं यहाँ के, लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो हो सकता है आज न कल हमारी भी हत्या हो जाएगी। भाई तुर्क लोग हैं, मुसलमान लोग हमको तो खुद खत्म कर देगा। तो ये इस चीज़ को समझे, तो ये क्या किया इन्होंने, नेपाल में एक जगह है सिमरावगढ़, वहीं पर एक किले का निर्माण करवाया और वहीं पर उसको अपना क्या बनाया, मिथिला राज्य का राजधानी बनाया। सिमरावगढ़ जो है वह आधुनिक 12 जिला, नेपाल में कितने जिले हैं कोई आदमी को पता है? नेपाल में सोचो कि नेपाल कितना छोटा है, नेपाल में टोटल 77 जिले हैं। नेपाल में कितना जिला है? 77। इन 77 जिला में भी एक जिला है 12, तो उसी 12 जिला के अंतर्गत यह सिमरावगढ़ आता है। वहीं पर सिमरावगढ़ के किले का निर्माण करते हैं और वहाँ क्या करते हैं, मिथिला राज्य की राजधानी वहाँ घोषित करते हैं और वहीं से क्या करते हैं, अपना यहाँ शासन व्यवस्था चलाते हैं। बात समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी बच्चे को आगे चले? यानी अब सम्मिलित रूप से जो मिथिला का क्षेत्र हमारा हो गया, वह क्षेत्र क्या था, उस क्षेत्र पर कौन अधिकार कर, उस क्षेत्र पर शासन कहाँ से चलाया जाने लगा, सिमरावगढ़ से। ये पूछा जाता है कि कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बताएंगे, सिमरावगढ़। बोलो तो नबिता, कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी, तो क्या बोलेंगे हम लोग, सिमरावगढ़। यहाँ तक किसी को दिक्कत, समझ में कोई समस्या? अब देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था, जो नान्य देव थे वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे। भाई बुद्धिमान वही ना होगा जिसके पास ज्ञान होगा, पढ़ा लिखा होगा। तो नान्य देव के शासन काल में, ध्यान रखना, नान्य देव के शासन काल में मिथिला के रीजन में, मिथिला के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का रचना किया गया, विभिन्न प्रकार के नीति शास्त्र का रचना किया गया, विभिन्न प्रकार के साहित्य का रचना किया गया। तो अब वाला पूछेगा सर कि उसका कोई इतिहास है तो बताइए। तो कुछ इतिहास है जिसको कि क्या, अब देखो पहले तो कलम कॉपी था नहीं, ना तो लैपटॉप था कि लोग स्टोर करे। वो क्या करते थे, वो ताम्रपत्र पर या पत्ता पर या कागज, जो उनको जो भी मिलता हो, किसी समझो वस्त्र पर ही वो लिखते थे कलम कॉपी से। तो कितना देर लंबा तक चलेगा वो। लेकिन अभी भी उस समय के कुछ लेखनी बिहार के पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। और जब आप कभी लंदन घूमने का आपको शौक होगा तो लंदन जाइएगा या जापान जाइएगा, तो जापान के भी संग्रहालय में जो मिथिला पेंटिंग रखा गया हुआ है, तो मिथिला पेंटिंग के साथ साथ में जो कर्नाट वंश का कुछ हस्तलिखी साहित्य है वह भी वहाँ सुरक्षित है। और ब्रिटेन का जो नेशनल लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बोलते हैं, नेशनल म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, वहाँ कर्नाट वंश से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के ग्रंथ और साहित्य अभी भी सुरक्षित रखे गए हुए हैं। लेकिन भारत सरकार उसको लाने का प्रयास नहीं कर रही, करता भी होगा तो लोग नहीं दे रहा होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान देना कि नान्य देव के शासक में हमने क्या कहा कि विभिन्न प्रकार के नीति शास्त्र का, राजनीति शास्त्र का, विभिन्न प्रकार के साहित्यों का रचना किया गया।
आई बात समझ में? तो इसी के शासनकाल में ध्यान रखना, इसी के शासनकाल में एक टीका लिखा, चूंकि विद्वान था ये, तो इन्होंने क्या किया, यह भी पढ़े लिखे लोग थे, तो अपने दरबार में विभिन्न प्रकार के मंत्री को रखा। विभिन्न प्रकार के दरबार में जो मंत्री था या जो सेनापति था, तो वो लोग, सेनापति का तो काम था युद्ध करना, लेकिन जो इनके पास मंत्री होते थे वो भी विद्वान मंत्री को अपने दरबार में रखा था। तो इसी मंत्री में क्या था, नानदेव का ही एक बहुत फेमस मंत्री था, उस मंत्री का नाम था श्रीधर दास। दास जो होता है, मिथिलांचल में जाइएगा ना तो जैसे कि दास, देखिए कि लाला का जाति जो होता है वो लाला कास्ट, लाला जाति भी लगाता है, और दास जो होता है, जो ब्राह्मण समुदाय के लोग होते हैं, वह ब्राह्मण समुदाय भी अपने यहाँ दास का टाइटल लगाते हैं। और बिहार में एक जाति होता है दुसाध, वो भी दास लगाते हैं। बिहार में एक जाति होता है चमार, वो भी लगाते हैं दास, है ना। तो ये टाइटल पे मत जाओ, अभी ये कौन समुदाय के रहे होंगे इस पे हमको नहीं जानकारी है, मतलब ब्राह्मण ही रहे होंगे चूंकि समय तो वही उन्हीं के पास एजुकेशन रहा होगा। तो इन्हीं के एक मंत्री थे श्रीधर दास। आई बात समझ में? तो श्रीधर दास ने क्या किया, बहुत विद्वान, इनका नाम हमने क्यों लिया हुआ है, नान्यदेव में और सारे मंत्री थे, परंतु श्रीधर दास ने क्या किया, एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ का रचना किया जो मिथिला के इतिहास में अमर ग्रंथ माना जाता है। अमर ग्रंथ का मतलब क्या कि बहुत, उसको नहीं बोलते हैं कि भाई पहला बार रचना किया गया, काफी लोग, और जीवंत रचना था वो। तो कोई व्यक्ति बताएगा कि श्रीधर दास ने किस ग्रंथ का रचना किया था? लिख लीजिए। तो श्रीधर दास साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, सदुक्ति कर्ण मृत नाम से क्या किया, एक साहित्य का रचना किया था, है ना। ये क्या था, ये किताब था जिस सदुक्ति कर्ण में, जैसे देखो सदुक्ति और तिरभुक्ति मिलता जुलता है, तो इस किताब में क्या किया था इन्होंने, जो मिथिला का तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था था, उस सामाजिक व्यवस्था को इसमें किताब में उन्होंने वर्णित किया था। आई बात समझ में? कोई बोलता नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को? जी सर, आ रही हाँ है। सर, हाँ सर, हाँ सर। खाली जी सर। तुम ही दो तीन लोग बोल रहे हो, और लोग, जी सर, समझ रहा हूँ। और लोग को नहीं समझ में आ रहा है? पल्लवी को, तुमको? सर आ रही है। अच्छा, नीता बोल रही कि हमको समझ में आ रहा है, पल्लवी बोल रही हमको समझ में आ रही है। ये बताओ कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तुमको भेद नहीं पता होता है? हैं? पता नहीं। समझना क्या होता है? समझना जो होता है वो पुल्लिंग शब्द है, तो बोलना कि समझ आ रहा है, आ रही है वाली बात नहीं बोलना। चलो, ये समझ में आ गया? देखो, बहुत बहुत अच्छा बात है ये लिखना, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। किताब आजकल बीपीएससी पूछता है बहुत हिट करके क्वेश्चन अंदर से जा करके, समझे शर्मा जी? इस बुक में उसके शासनकाल के विषय में लिखा था। हाँ, शासन काल का था, और जो सामाजिक व्यवस्था तो उस समय में रहती थी कि समाज कैसा था मिथिला का, उसके विषय में भी चर्चा किया। काफी प्रामाणिक किताब माना जाता है ये। हालांकि ये किताब अभी उपलब्ध नहीं है, कहीं भी जाओगे तो किताब नहीं मिलेगा। जो इस पे कागज पे इस पे लिखा हुआ था कपड़ा पर, तो कपड़ा तो सर गल जाता है ना, कितना देर तक रहेगा, है ना। अब देखो, ये तो श्रीधर दास की बात हो गई। अब जो हमारे नान्यदेव साहब थे, हमने कहा कि नान्यदेव, ऐसा ये इंक दिख रहा है ब्लू वाला, साहब साहब की दिक्कत हो रहा है दिखने में? देखो, नहीं, अच्छा दिख रहा है। हाँ, नान्यदेव साहब जो थे यह भी उच्च कोटि के विद्वान थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नाट्य शास्त्र पर एक टीका लिखा था। अब ये नाट्य शास्त्र क्या था, तो नाट्य शास्त्र हो सकता है मिथिलांचल में ही कोई रचना रहा होगा, जिसके विषय में कौन लिखा अभी तक वो पता नहीं चला है। लेकिन नाट्य शास्त्र एक बहुत मोटी किताब थी। नाट्य शास्त्र पर क्या लिखा, पर टीका लिखा। तो नान्यदेव ने क्या किया, नाट्य शास्त्र पर टीका लिखा था, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात था, एक और किताब का नाम आता है सरस्वती हृदय अलंकार। नाम सुना होगा आप लोगों ने, सरस्वती हृदय अलंकार। यह भी एक प्रकार का किताब है। इस किताब में क्या इस किताब में क्या है कि इस किताब में माता सरस्वती की वंदना की गई हुई है, और मिथिला में उस समय जो भी देवी देवता थे उनकी वंदना की गई हुई है। तो ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि सरस्वती हृदय अलंकार जो पुस्तक था, इस पुस्तक को भी किसने लिखा था, नान्यदेव ने लिखा था। समझ में आ गया नविता सारे बच्चों को? तो अब क्या हुआ कि इसी समय अपना काम चलता रहा। अब
जैसे देखिए ना कि कहाँ गया 1324 तक हम पढ़े हैं। तो नान्य देव साहब क्या होते हैं कि इतना सब काम कर लिया, फिर इनके समय काल में बहुत बढ़िया से शासन प्रशासन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो कि इसी इसी अब इस समय में क्या था, इस समय इस साइड में नान्य, माइक बंद कर लो। इस समय में नान्य देव क्या किए थे, अपने यहाँ कर्नाटक वंश में शासन चला रहे थे। इस समय क्या था कि उस समय बंगाल एक प्रतिद्वंद का क्षेत्र हो गया था। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना, भारत में भारत सोने की चिड़िया बोलते हैं, तो भारत के लिए बंगाल भी सोने की चिड़िया थी। वहाँ संसाधन था, जल संसाधन, खनिज संसाधन, मानव संसाधन, हर प्रकार के संसाधन वहाँ पर है। इसलिए मध्यकालीन इतिहास में बंगाल को सोने का घर समझा जाता था, क्योंकि वहाँ हर उपलब्ध था। तो बंगाल पर आधिपत्य करने के लिए क्या किया था, वहाँ के जो स्थानीय सामंत थे, जैसे कि पाल राजा, सेन राजा, गहरवाल राजा, वो आपस में क्या करते गए, प्रतिद्वंदी होते, वो आपस में लड़ते झगड़ते गए। यानी उन लोगों का ध्यान नहीं गया कहाँ पर, कर्नाटक वंश में। वो लोग आपस में ही बंगाल पर आधिपत्य करने में लगे चले गए। तो अब इसको लगा, जो बख्तियार खिलजी मुसलमान लोग तुर्क आक्रमणकारी थे, उसको लगा भाई साहब यहाँ कुछ तो है बंगाल में कि जो यहाँ पर क्या करता होगा, जो आपस में लड़ाई कर रहे होंगे। तो जो तुर्क आक्रमणकारी थे, उनका बंगाल के लोग या बंगाल की भूमि ने क्या किया, आकर्षण का काम किया। तो देखिएगा कि जब आक्रमण की करते हैं ना, तो प्रारंभिक आक्रमण कर्नाटक वंश पर नहीं होता है, प्रारंभिक आक्रमण वो बंगाल में करते हैं। फिर बाद में जब हम 13वीं शताब्दी में आते हैं, 12वीं शताब्दी में, तब कर्नाटक वंश में आक्रमण करना शुरू हो जाता है। यानी 50 साल तक लिखा है पुस्तक में कि 50 वर्षों तक कर्नाटक वंश के नानदेव ने बहुत अच्छे से शासन किया था। लेकिन उस 50 वर्षों में बंगाल क्या था, रण क्षेत्र बना हुआ था। इसी बीच में क्या होता है, कर्नाटक वंश, इतना किताब का नाम सब समझ लिए, नानदेव अच्छे से काम कर रहे थे। इसी बीच में क्या होता है, 1147 ईस्वी का एक ऐसा दिन आता है, जिस दिन में क्या होता है, नान्यदेव साहब की मृत्यु हो जाती है। यानी जो कर्नाटक वंश का संस्थापक राजा था नान्यदेव, उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो आपके कहने का यह मतलब हुआ कि अब तो उनका क्या हो जाएगा, खत्म हो गया परिवार। लेकिन नहीं, नान्यदेव का जब मृत्यु होता है, तो नान्यदेव की मृत्यु होने के बाद में जो इनका साम्राज्य पूरा, कहते करो साम्राज्य कहाँ तक फैल गया इनका, सिमरन, नेपाल नेपाल सब भी इंक्लूड हो गया। तो जो नान्यदेव साहब थे, इनकी मृत्यु के बाद में इनका 2 पुत्र था, तो इनके साम्राज्य का बंटवारा हो गया 2 भागों में। पहला बेटा का नाम था मल्लदेव, दूसरा बेटा का नाम था गंगदेव। तो जो मल्लदेव थे ना, वो अल्पकालिक शासक, उसके पास शासन का गुण नहीं था। होता ना कि एक ही पिता के अगर 2 या 3 पुत्र होते हैं, तो उसमें से एक पुत्र लायक निकलता है, बाकी ना लायक निकलता है। अभी जैसे कि कोरोना काल के समय में कुछ चुटकुला टाइप का है, पता नहीं कहीं से मैंने पढ़ा था कि एक पिताजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, है ना, तो उसके पास 3 पुत्र थे। तो कोई भी पुत्र उनके सामने नहीं गया सेवा करने के लिए। तो डॉक्टर पूछा कि भाई साहब कि आपके 3 पुत्र हैं, आपके अच्छे परिवार से, पहने उन्हें बदन बढ़िया है, शक्ल बढ़िया, तो अच्छे परिवार के लग रहे होंगे। तो आपका सब 3 गो बेटा है, एक ही बेटा को देखते हैं, खाली जो मसला बेटा वही आपका सेवा कर रहा है, बाकी सब बेटा क्यों नहीं आता है। तो बोला कि देखिए साहब, हम उन बेटों को पढ़ा लिखा करके, एक को इंजीनियर बना है, दूसरे को कोई एमएनसी में काम करवाए हैं। तो लोग बोलता पापा अपना देख लीजिए कि हम लोग सेटल हैं, कि कोरोना में हम कहाँ जाएंगे। यानी वो हमारा लायक बेटा हो गया, और यही मेरा एक नालायक बेटा है जो हमारा सेवा कर रहा है ना। तो कई बार नालायक बेटा भी बढ़िया काम कर लेता, सेवा सत्कार करता है। तो इतिहास में क्या होता है कि मल्लदेव ने बहुत बढ़िया काम किया था, लेकिन इतिहास ने उनको बताया कि मल्लदेव जो थे, यानी उनका जो पहला बेटा था नान्यदेव का, जो मल्लदेव थे, वो अल्पकालिक शासक साबित हुआ, और उसमें कोई शासन का गुण नहीं था। उसमें क्या था, शासन का गुण नहीं था। लेकिन एक बात यह समझो कि मिथिलांचल रीजन में, जैसे कि अगर कोई इसमें राजपूत कास्ट का लड़का या लड़की होगी, तो उसको पता होगा कि उसमें हर विभिन्न प्रकार के गोत्र होते हैं। राजपूत में भी होता है कि कौन कौन राजपूत होता है। तो जो मिथिलांचल क्षेत्र में देखिएगा कि गंधवरिया राजपूत, मिथिलांचल क्षेत्र में जो गंधवरिया राजपूत है, तो वह वास्तव में मल्लदेव का वंशज समझता है अपने आप को। मल्लदेव बहुत ताकतवर थे, बहुत कुश्ती लड़ा करते थे। और वास्तव में कि जो वहाँ के मिथिलांचल में जो गंधवरिया राजपूत है ना, काफ़ी हिस्टपुर हरियाणा के लड़का जैसा दिखता है, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा खूब बलिष्ठ दिखता है, वो लोग का जीने वैसा बना हुआ है। लेकिन जो गंगदेव के जो वंशज हुए, वो पिल्ली महाराज हो गए, बिल्कुल कमजोर प्रकृति के, लेकिन पढ़ने में तेज हुए वो लोग। मल्लदेव के जो वंशज हुआ वो क्या हो गया, तो हट्टा कट्टा हो गया, योद्धा हो गए, तब ना राजपूत कहलाया वो। खैर चलो, अब इतना हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया सारे बच्चों को? समझ में आ रहा है दिलीप? हाँ सर।
जहाँ मिस्टेक होगा बताइएगा, क्या है कि इतना कहानी है कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन आगमन क्या हाँ किया। सर, जहाँ सर मुझे पता रहेगा वहीं बता पाएंगे ना। वैसे कोशिश करते हैं कि ये कर ले ना। आनंद आ रहा है पढ़ने में कि बोर हो रहे हैं आप लोग? नीता बोली कि नहीं सर बोर नहीं हो रहे हैं। देखो अब हमने क्या कहा कि नान्यदेव का जब 1147 से मृत्यु होता है तो उनका जो साम्राज्य होता है यानी मिथिला साम्राज्य या कर्नाटक वन समझो, वह दो भागों में बढ़ता है। इनके दो पुत्र होते हैं, नान्यदेव के दो पुत्र हुए, गंगदेव और मल्लदेव। तो मल्लदेव को क्या बोलता है भारतीय इतिहास, क्या बोलता है? अल्पकालिक राजा बोलता है, अल्पकालिक राजा बोलता है। कहने का यह मतलब हुआ कि यह राजा था, यह अल्पकालिक राजा, यह ज्यादा दिन का शासन नहीं किया। कैसे था? अकबर था, या उनका कितना भाई का लोग बताते हैं ना कि हत्या करके चढ़ा था, अकबर था कि कौन था वो? नहीं थे ऐसा बोलते हैं कि 106 की कितना भाई का हत्या करके राजा बना था। कौन सा शासक था, नाम उसका मिस कर रहे हैं। बोलते हैं अशोक, अशोक अशोक, हाँ बोलते हैं ना कि अशोक अपना कितना भाई का हत्या करके शासक बना था। उसी जी। प्रकार बोला जाता है कि जो मल्लदेव था थोड़ा कमजोर था, कमजोर नहीं था बल्कि ये बलिष्ठ था और दिमाग से पैदल था। ये राजनीति में काफी तेज था। देखो युद्ध जो होता है वो रणनीति लड़ जाता है, सही से युद्ध नहीं लड़ पाएगा। इनके पास दिमाग था तो क्या किया, गंगदेव ने मल्लदेव को साइड कर दिया और गंगदेव क्या हुआ, कर्नाटक वंश का वास्तविक शासक बना। क्या बना पल्लवी? कर्नाटक वंश का वास्तविक शासक बना। वास्तविक क्या बना? शासक बना। अब सबसे बड़ी बात क्या है, वास्तविक शासक कब बनेगा? जब कोई व्यक्ति राजधानी से शासन करेगा तब ना वो अपना वास्तविक शासक कहलाएगा। आई बात समझ में? तो जो गंगदेव साहब थे बहुत तेज निकला दिमाग का, ये जो सिमरावगढ़ था इसको छोड़बे नहीं किया। यानी गंगदेव ने सिमरावगढ़ से ही अपना शासन चलाया और अपना राजधानी भी सिमरावगढ़ ही बनाया था और महल का भी निर्माण करवाया, वहीं पर वह रहता था। आई बात समझ में? तो भारतीय इतिहास में इसको बहुत नाम दिया गया, इसने बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी किया है, उसको काम को समझने का हम प्रयास करते हैं। मल्लदेव क्या हुआ कि अल्पकालिक राजा, तो इसके बारे में इतिहास ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, इसे बस 2-3 पॉइंट लिखा है क्या कि एक अल्पकालिक राजा हुआ और दूसरा क्या था कि जो मिथिला में गंधवरिया राजपूत, जानती हो पल्लवी की गणपैया राजपूत क्या होता है? गणपैया राजपूत जो होता है यह समझते हैं क्या कि हम इन्हीं के वंशज हैं। किनके? मल्लदेव के। ठीक, अब देखो तो इनका काम खत्म है, इनको हटाओ, अब साइड कर लो। अब इसको देखते हैं, जो गंगदेव साहब हमारे थे, वह गंगदेव साहब हमने कहा कि ये देखो ये पहले शासक हुए जिन्होंने सिमरावगढ़ से शासन किया था। सिमरावगढ़ को नानदेव ने बनाया था ना, क्या बनाया था? वो किला बनाया था। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो वहीं पे इनको बाई बर्थ मिला। तो सिमरावगढ़ से आपसे पूछा जा सकता है बीपीएससी के द्वारा कि सिमरावगढ़ से किसने शासन प्रशासन चलाया था? तो कुछ दिन नान्यदेव जो था वो मिथिला में रह के भी शासन चलाया था, लेकिन बाद में कहाँ किया गया, सिमरावगढ़ से शासन चलाया। लेकिन गंगदेव साहब जब तक जिंदा रहे तब तक वो सिमरावगढ़ से ही अपना शासन प्रशासन चलाया। तो आप इसको, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, तो गंगदेव में क्या था कि गंगदेव में अपने पिता के समान ही बहुत गुण था, पढ़ा लिखा था, बुद्धि का तेज था और अपने मंत्री को, जो दरबार में मंत्री संतरी होते थे, उसको काफी इज्जत सत्कार करता था, विद्वान लोगों को आदर सत्कार करता था। आई बात समझ में? और सबसे बड़ी बात क्या था कि गंगदेव में क्षेत्र विस्तार करने की सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार करने का क्या था? स्वभाव था। यानी यह चाहता था क्या कि हमारे पिताजी ने इतना ही समझ दिया कि हम इसको क्या करेंगे, हम और इसको बढ़ाएंगे, हम इसको क्या करेंगे और बढ़ाएंगे। तब इन्होंने क्या किया, गंगदेव ने पश्चिम बंगाल, ये बंगाल पर क्या किया, बंगाल के शासन पर, बंगाल के शासक पर आक्रमण किया। उस समय जब गंगदेव कर्नाटक वंश के राजा थे, उस समय बंगाल में सेन वंश का शासन था। किसका शासन था? सेन वंश का शासन था। तो इन्होंने क्या किया, गंगदेव ने सेन राजा पर आक्रमण किया। ध्यान दो, गंगदेव ने क्या किया, सेन वंश पर आक्रमण किया और सेन राजा को क्या किया, आगे की ओर धकेल, मतलब उधर पूरब की ओर धकेलता चला गया। यानी इन्होंने बंगाल का भी कुछ हिस्सा क्या किया, अपने मिथिलांचल में मिला लिया। इसलिए देखिए, कभी आप हावड़ा जाइएगा या मालदा जाइएगा तो वहां पर जो बोली बोली जाती है, हल्का फुल्का देखिएगा, गौर से सुनिएगा, तो मिथिलांचल बोली का वहाँ टोन आता है। अगर कोई बच्चे वहाँ गए होंगे तो देखे होगा ट्रेन वगैरह सब में। हालांकि अब वहाँ बंगाली काफी प्रचलित हो गया होगा, लेकिन उनका जो बोलने का टोन होता है, मेरा मामा का घर वहीं पे है, बोला जाता है। हाँ बोला जाता है। मेरा मामा का घर वहीं पे है। हाँ,
तो वो मिथिलांचल रीजन में देखिएगा उसका टोन भी वैसा ही है। तो यह टोन किसका देन है? तो हमारे गंगदेव साहब का देन है। आई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, गंगदेव साहब ने क्या किया, ये सोचा कि भाई साहब हम गंगा के इधर में कब तक रहेंगे, थोड़ा गंगा को हम पार करके आते हैं, हम उतना तो काम नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, गंगा के यहाँ पर देखिएगा जो भागलपुर हमारा जिला वर्तमान में है, भागलपुर गंगा के उत्तर में है, गंगा के दक्षिण में ही है। तो सबसे पहले गंगदेव ने क्या किया, भागलपुर का जो दक्षिणी हिस्सा है जो गंगा के दक्षिण में है, इसको भी क्या किया, भागलपुर उसमें मिला लिया। किसमें? कर्नाटक वंश में मिला लिया। और जो पूर्णिया वाला इलाका था, मधेपुरा का इलाका था, पूर्णिया मधेपुरा और यहाँ जो कटिहार जिला देखिए, ये पूर्णिया देखिएगा, यहाँ कटिहार देखिएगा, कटिहार पूर्णिया और मधेपुरा का जो जिला है या इलाका वर्तमान में है, उन सब इलाकों पर क्या किया, वह पूर्ण रूप से आधिपत्य जमा लिया। कौन? हमारा गंगदेव। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गंगदेव जब सेन राजा पर आक्रमण किया तो सेन राजा और आगे वो चला गया, कहाँ? पूरब की ओर भाग गया कि भाई हम बहुत बोल। अब देखो उसका बेटा था तो राजा हो गया, तो भाई सेना तो बनावे करेगा, भाला वाला सब बनाएगा। इनके पास हथियार काफी हो गए हुए थे, तो इस हथियार के बल पर, सेना के बल पर सेन राजा को क्या किया, हटा करके अंदर भेजता चला गया। अब यहाँ देखिएगा कि अब धीरे धीरे करके क्या है कि कुछ और राजाओं को क्या किया, यहीं पर एक जगह पड़ता है लखनौती, नाम सुनिएगा, बंगाल में लखनौती है। लखनौती वास्तव में इसका पुराना नाम पड़ता है गौर। इसका पुराना नाम क्या है? गौर। तो देखिएगा कि यह जब अगला बार आक्रमण किया था गंगदेव ने, गौरे को मालदा, हाँ वही क्षेत्र का, लखनौती नदी भी साथ बहती है। तो गंगदेव ने क्या किया, फिर से दोबारा आक्रमण किया और दोबारा क्या किया, लखनौती का पूरा इलाका, यानी जिसको गौर बोला जाता है, उसको क्या किया, जीत लिया। किसने जीता? पल्लवी। तो गंगदेव साहब ने जीत लिया। ठीक है। तो जब गंगदेव ने उस लखनौती को या गौर प्रदेश को जीत लिया तो इसको एक उपाधि दे दिया गया। यहाँ दिख रहा है ना बोर्ड पे सबको? तो इस गंगदेव को क्या दे दिया गया, एक उपाधि दे दिया गया। वहां के लोगों ने उपाधि दिया, यहाँ के कर्नाटक वंश के प्रजा ने उपाधि दिया गौर ध्वज का। गौर ध्वज का क्या दिया गया, इसको उपाधि दिया गया। आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसे गौर ध्वज कहा जाता है, तो क्या बोलोगी? ऑप्शन देगा नान्य देव, मल्ल देव, गंगदेव, एक दे देगा तुमको करण देव, है ना। तो सब में देव देव लगा हुआ है, तो गंगदेव याद रखना, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। गौर ध्वज किसको कहा जाता है, तो उनको। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना हुआ है? अब देखो अब क्या हुआ कि अब चूंकि इनका साम्राज्य बढ़ता चला गया, देख रही हो ना, गंगा का दक्षिण में इन कर गया, बंगाल में इन चला गया। तो गंगदेव के पास में एक टेंशन यह आया कि भाई हम अकेले पूरा शासन प्रशासन तो नहीं चला सकते हैं, है ना, अकेले शासन नहीं चला सकते। तो इन्होंने क्या किया, इनके जो पिताजी, क्या नाम है, हाँ, इनके जो पिताजी थे उनके दरबार में एक मंत्री रहता था, जो नाम बताए है ना, श्रीधर दास। तो गंगदेव ने क्या किया, जब इसको पता चला क्या कि भाई हम उतना बड़ा शासन पर नहीं चला सकते हैं, तो गंगदेव ने अपने दो मंत्रियों और एक राजा, गंगदेव ने एक राजा और प्लस दो मंत्री को मिल करके क्या बनाया, एक परिषद बनाया, मतलब थोड़ा सा ग्रुप बना लिया। और यही जो परिषद होता था, यही परिषद समूचे मिथिला रीजन पर क्या करता था, शासन करता था। इस परिषद में कौन कौन थे बताओ तो पल्लवी? पहला तो हमारा कौन सा हो गया, राजा गंगदेव, ठीक है। और दूसरा जो दो मंत्री होते थे, तो उसमें तो पहला मंत्री का नाम था श्रीधर दास। क्या नाम था पहले मंत्री का? श्रीधर दास। और दूसरे मंत्री का नाम था रत्न देव। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्रीधर दास जो है, जो मंत्री था, निम्नलिखित में से किस मिथिला राजा के दरबार में रहता था मंत्री, है ना। तो क्या ऑप्शन देगा तुमको? गंगदेव देगा, नान्य देव देगा, मल्ल देव देगा, करण देव देगा और ई देगा। तो क्या मारोगी पल्लवी, जल्दी बताओ? गंगदेव है ना? गंगदेव होगा। अरे लड़की अभी अच्छा सर, हाँ, आपने तो अभी भी बताया, तो सर नान्यदेव में भी मंत्री था श्रीधर दास। तो हम आंसर नहीं ना बोले अंजलि, तो पल्लवी ने बोली है आंसर, हम तो अभी बोल नहीं वाले हैं ना। हाँ, ई ऑप्शन होगा। हाँ पल्लवी देखो, इसका ई होगा, क्योंकि जो श्रीधर दास थे ना, समझी? सर नहीं क्वेश्चन, इतना हल्ला कर रहा है, परेशान कर दिया है, क्या करें? कौन हल्ला कर रहा है? जो श्रीधर दास थे, देख रहे हो ना, जो श्रीधर दास है ना, बताए थे ना कि यह नान्यदेव में भी थे और किसमें थे, गंगदेव में भी, तो दोनों में था ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ई।
समझते चलो चीजों को, नहीं समझोगे तो फिर बोलोगे मास्टर साहब गलती बताते हैं, है ना, ऐसा ही सब निकल करके आएगा। तो ध्यान रखना कि कर्नाट वंश में गंगदेव ने ही क्या किया था, अपने मंत्रियों के साथ में शासन प्रशासन चलाने का प्रथा शुरू किया था। नान्यदेव 50 वर्ष तक शासन किया था, इसके दरबार में मंत्री तो थे, लेकिन पूरा क्षेत्र में शासन क्या करता था, नान्यदेव अकेले चलाता था, कोई राजा मंत्री का सहायता नहीं करता था, वो लेता ही नहीं था। लेकिन गंगदेव थोड़ा समझदार निकला, समझा कि भाई अकेले हम कैसे उतना फील्ड को अरेंज करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मंत्री का एक परिषद बनाया और क्या किया, उसके बाद में ये क्या किया कि शासन प्रशासन चलाना शुरू किया। और इसको देखा देखी बाकी जो भी हम अभी वंश पर रहे, खंडवाल वंश या इनबार वंश, उन सब वंशों ने क्या किया था, इसी परिषद वाले कंसेप्ट को लिया और आगे बढ़ा था। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, नमिता नीता कोई अपनी बचाओ, कोई दिक्कत अगर हो तो? नहीं दिक्कत है। ठीक, अब देखो, अब गंगदेव के विषय में सबसे बड़ा विशेषता क्या है, चूंकि यह क्या था, एक कुशल नेता भी था और कुशल राजा भी था। तो इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र में क्या किया, लोगों को न्याय दिलवाने के लिए न्याय व्यवस्था पर सबसे ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति कौन था, गंगदेव। कौन था हमारा, गंगदेव। अब आपसे पूछा जाता है, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ कि बिहार मतलब पंचायती राज व्यवस्था जो कंसेप्ट है वो कहाँ से आया है, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बताएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, शायद बीपीएससी मेरे ख्याल से पूछा हुआ प्रश्न है, जहाँ तक हमको ध्यान आ रहा है कि गंगदेव जो था समूचे बिहार का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने प्रजा को न्याय दिलाने के लिए कर्नाट वंश में या मिथिला क्षेत्र में सबसे पहले क्या किया था, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किया था। व्यवस्था का क्या किया था, शुरुआत किया था। यानी ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का गठन करके लोगों की समस्याओं का समाधान करने का सबसे पहला प्रयास किसने शुरू किया था, शर्मा जी, गंगदेव महोदय ने। कितना महत्वपूर्ण बिंदु है बताओ तो। आप लोग और कानून खोल लो कि जब तुमको मेंस का आंसर लिखना हो ना, तो गर्व से बोलना, ये मत बोला कि हम हिंदू हैं, गर्व से यह बोलना कि सर हम उस भूमि से हैं जहां पर सबसे पहले क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत सृजन किया गया था। कोई सोच सकता है भाई कि बताओ कि 1100 ईस्वी के आसपास में, 1150-60 के आसपास में, सोचो आज से 100-1000 साल हुआ ना, 100,000 साल पहले पंचायत हमारे मिथिलांचल क्षेत्र में था। मिथिला ऐसा है ना, बोलते मिथिला बहुत गौरव वाली भूमि है, जो मिथिला के होंगे काफी गौरव महसूस करते होंगे अपने आप में, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मिथिला में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत किसने किया, करण बताएं, गंगदेव ने किया। ठीक, अब क्या होता है, इनका शासन प्रशासन चलता रहा, बहुत अच्छे से शासन चलाते रहेंगे। बीच में क्या होता है, 1188 ईस्वी में क्या होता है, गंगदेव साहब की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ई मर जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे। हालांकि बहुत लंबा समय, देख रहे हैं 47 से लेकर के 88 तक शासन किया, लगभग कितना, लगभग ये भी 40 साल तक शासन किए हैं, कोई कम शासन नहीं किया इन्होंने, तो बहुत काम किया है। सोच के जो पंचायत का शुरुआत कर सकता है उसका दिमाग कितना तेज होगा उस समय में, है ना। तो गंगदेव की जब मृत्यु होती है तो उसका तो उनका बेटा क्या होता है, नरसिंह देव क्या होता है, राजा बनता है। इनके विषय में यह कहा जाता है, और कहा क्या है, बिल्कुल सही बात है कि यह हिंदू थे, चूंकि ये अपने आप को हिंदू कहते थे, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू शासक के विरुद्ध, कोई हिंदू शासक वहां स्थानीय मतलब सामंत थे, उस सामंत को हिंदू शासक को समाप्त करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए, यह पहले ऐसे कर्नाटक वंश के शासक होते हैं जिन्होंने मुहम्मद गोरी से क्या किया, मुहम्मद आधा में होगा ना, मुहम्मद गोरी से क्या मिलाया, हाथ मिलाया। आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक वंश के किस शासक ने किसी हिंदू शासक को पराजित करने के लिए या उसका अंत करने के लिए मुस्लिम शासक या तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से क्या मिलाया था, हैंड से किया था, हाथ मिलाया था, तो यही उनका नाम था, नरसिंह देव। काफी महत्वपूर्ण है बिंदु है, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो भी राजा हुए हैं, हमारे गंगदेव हो गया या नान्यदेव हो गए, उन्होंने कभी भी तुर्क तुर्क आक्रमणकारी से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि उनसे लड़ाई किया, अगर हार गए तो वो चले गए नेपाल के जंगल में या कहीं भाग गए, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। परंतु नरसिंह देव ने क्या किया, पहला कर्नाटक वंश का शासक है जो किसी मुस्लिम आक्रमणकारी से या तुर्क आक्रमणकारी से क्या मिलाता है, हाथ मिलाता है, वो भी किस से, मोहम्मद गोरी से। आई बात समझ में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो इसी, अब ये पहला चीज हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि नरसिंह देव के समय में ही, ध्यान रखिएगा कि नरसिंह देव के समय में ही बख्तियार खिलजी का क्या होता है, बिहार पर आक्रमण होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि बिहार पर जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण किया उस समय मिथिला में या कर्नाटक वंश में किसका शासनकाल था? तो क्या बोलोगी पल्लवी? नरसिंह देव। आई बात समझ में? तो लिख, दूसरा पॉइंट हमने क्या बताया कि इसी के शासनकाल में बख्तियार खिलजी का क्या होता है, बिहार पर आक्रमण होता है। ठीक, बिहार पर बख्तियार खिलजी जो होता है वह कब आक्रमण करता है बताओ तो? कोई एरा 1202 ईस्वी में। ध्यान देना कि बिहार पर आक्रमण करते हुए कहाँ चला जाता है, लखनौती पहुंचता है, बंगाल। यानी बख्तियार खिलजी इतना खत्म आदमी होता है कि वह क्या करता है, पूरा का यहाँ से बक्सर से घुसते हुए यहाँ पर गया के आसपास का जो इलाका होता है, नालंदा बिहार शरीफ का, यहाँ पर बौद्ध विहार होता है, इसको रौंदते हुए बिल्कुल ऐसे भागता चला जाता है लखनौती। तिरहुत पर भी आक्रमण करता है यहाँ पर, और कहाँ भाग जाता है, गंगा के दक्षिण ये भागलपुर भी उस समय क्षेत्र होता है, तो भागलपुर भी रौंदते हुए कहाँ पहुंच जाता है, ये लखनौती यानी गौर प्रदेश पहुंच जाता है, बंगाल में। एक्चुअली सर ये लखनौती सर सेन वंश का सर मेन सेंटर था। मेन सेंटर था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और इससे पहले जो गौड़ बोल रहे हैं, जो शशांक था जिसने वो पेड़ कटवा दिया था बुद्ध का, शशांक का गौड़ वंश वो पूरा सेंटर ही था। इसलिए जो इन्होंने जीता है, तो गौड़ ध्वज जो बोल रहे हैं वो मिला होगा, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहा है गौड़ तो शशांक का वहीं से कनेक्शन। जी जी, केंद्र था उसका, वो तो पूरा का ऐतिहासिक केंद्र ही था। अब देखो, तो जब बख्तियार खिलजी यहाँ पहुंचा, लखनौती या गौड़ प्रदेश पहुंचा, तो यहाँ के सेन वंश को राजा को हरा दिया। तो वापस में क्या किया, इसको पता चला कि भाई मिथिलांचल का कोई राजा है या कर्नाटक वंश कोई शासक है जो क्या किया है, बंगाल के राजा को हराया। तो ये सोचा, बख्तियार खिलजी सोचा कि भाई ऐसा कौन सा पावरफुल आदमी हो गया। तो बख्तियार खिलजी क्या किया, यहाँ से घूम करके यहाँ आता है कहाँ, कर्नाटक वंश के सिमरावगढ़ तो नहीं जाता है, लेकिन कर्नाटक वंश में क्या करता है, आक्रमण करने का ऐलान करता है। तो जब यह बात नरसिंह देव को पता चलती है कि वो बख्तियार खिलजी आक्रमण करेगा, तो इसके पास तो बहुत बड़ा सेना होता है, और दूसरी बात कि दिखने में भी पूरा दाढ़ी मूंछ रखे लगता है भाई आतंकवादी है। तो इनको लगता है डर कि भाई अगर हम पर आक्रमण करेगा तो हम तो मारबे करेंगे, पूरा मेरा प्रजा को मारेगा। तो नरसिंह देव क्या करता है, बख्तियार खिलजी को संतुष्ट करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन, संपदा, माल, जाल, दास मतलब वही आदमी का, ये सब क्या करते हैं, उनको बख्तियार खिलजी को देते हैं। बोलते हैं कि सर आप इसको लीजिए और हमको बख्शिए। तो बख्तियार खिलजी कोई भी आक्रमणकारी इसलिए ना आक्रमण करता है कि हमको धन मिल जाए, वहां से संपत्ति भी। नजराना भी लिख सकते हैं। देखिए, अब नजराना लिख लीजिए, नजराना वही चीज है, नजराना उसको दे दिया, हम उसको तो एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। उसको देख करके क्या किया, उसने संतुष्ट किया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मिथिलांचल के किस राजा ने बख्तियार खिलजी को नजराना दे करके संतुष्ट किया था। क्या नाम उसका बोलेगी पल्लवी? नरसिंह देव। क्या नाम बोलिएगा आप लोग? नरसिंह देव। आई बात समझ में? अब क्या होता है, इसके बीच में जब नरसिंह देव इनको नजराना दे करके क्या करता है, संतुष्ट करता है, तो इसके बदले में बख्तियार खिलजी खुश हो जाता है, बोलता है कि हाँ मोगेम्बो खुश हो गया, तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो हमसे। तो नरसिंह ये देव कहता है कि सर हमको सीमा का विस्तार करना है, क्योंकि मेरे पूरे वंशज जो थे पूर्वज थे, उन्होंने वंशज का क्या एक्सपेंशन किया है कि हम भी क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो ये कहा बख्तियार खिलजी कि तुमको तो बंगाल में हम नहीं घुसने देंगे, तुम अपना कहीं और एक्सपेंशन करो। तो ये बोलता है ठीक है। तब क्या करता है, यह अपना विस्तार कहाँ करता है, दरभंगा को यह अपना बना लेता है। कौन? नरसिंह देव। तो ध्यान रखिएगा, दरभंगा को मिथिला राज्य में लाने वाला यह राजा है, किसका नाम है? नरसिंह देव। तो इसका विस्तार मिथिला का कहाँ हो जाता है पल्लवी? धीरे धीरे दरभंगा तक हो जाता है। देख रही हो कैसे कैसे एक्सपेंशन होता चला जा रहा है। इसी बीच में क्या होता है, चूंकि ये समय का पहिया चलता रहता है, 1227 ईस्वी में क्या होता है, 27 ईस्वी। एक बाथ पूछनी है। हाँ जी जी बताएं। सर आपने बोला दरभंगा को मिलाया, इससे पहले दरभंगा इसका पार्ट नहीं था क्या मिथिला का? मिथिला का पार्ट था इसका, मिथिला का पार्ट था। इसमें कैपिटल बनाया, इसमें कैपिटल बनाया नहीं, कैपिटल नहीं बनाया। नरसिंह देव ने दरभंगा को आधिकारिक रूप से बोला कि दरभंगा अब कर्नाटक वंश का हिस्सा है। इससे पहले भी दरभंगा और मधुबनी हिस्सा था मिथिला वंश का, लेकिन चूंकि दरभंगा का इलाका देख रहे हैं, ये तिरहुत में ही पड़ता है। दरभंगा के इलाके में किसी प्रकार से कर्नाटक वंश का कोई महल का निर्माण नहीं किया गया था,
कोई जमीन का निर्माण नहीं किया गया, जो जमीन एक्वायर नहीं किया, बस था कि हाँ कर्नाटक वन से मिलता जुलता सीमा है। लेकिन जब नरसिंह देव ने वहां पर जब दरभंगा को हथिया लिया, तो देखिएगा कि दरभंगा का जो किला वाला हम देख रहे हैं ना, तो किला का जमीन का घेराबंदी इसी नरसिंह देव ने ही शुरू किया था। इसीलिए कहा जाता है, किताबों में लिखा गया हुआ है कि आधुनिक दरभंगा का जो संग्रहण करता है या बनाने वाले हैं वह नरसिंह देव को माना जाता है। किताब में पढ़ो क्या आप लोग को देखे हुए अहमद वाली किताब में लिखा गया हुआ है। आई बात समझ में शर्मा जी? राजा वही बस जो टर्म होता है ना, वो टर्म का खेल होता है सब चीज। ठीक, अब देखो तो 1202 ईस्वी में क्या होता है, दो बोलते हैं 1227 होगा ना, 1227 ईस्वी में क्या होता है, इनका नरसिंह देव हो जाते हैं टाए टाए फिश, यानी इनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। तो इनकी मृत्यु होने के बाद में इनके जो सुयोग पुत्र होते हैं उस पुत्र का नाम होता है राम सिंह। तो राम सिंह अब क्या बनते हैं, राजा बनते हैं। तो अब थोड़ा बहुत हम राम सिंह के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ कैसे व्यक्ति हैं। इनका एक ही थोड़ी बेटा होगा, इनका तो 2-3 राजा था, तो बहुत बेटा रहा होगा इनका। लेकिन जो सुयोग्य बेटा होता है या जिसको राजा प्रेम करता है उसी को बोलता है बेटा मेरा राज को तुम ही संभालो, है ना, है ना। देखो तो अब क्या होता है कि राम सिंह हमारे राजा बनते हैं। तो राम सिंह जो होता है इसके विषय में हमारा इतिहास जो होता है, और इतिहास काफी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राम सिंह ने अपने पिताजी का जो किया गया इनिशिएशन है, जो उपाय है, उस उपाय को क्या किया, शुरू किया। यानी राम सिंह के समय के शासन काल में इसने जो नजराना था वह नजराना देना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। देखो एक चीज थोड़ा सा हम नहीं बोलना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि देखो नजराना जो दिया जाता था ना, तो हमने कहा कि धन दिया जाता था, संपत्ति दिया जाता था, जमीन जायदाद, और पुरुष और महिलाओं का भी ये लोग क्या करते थे, दान करते थे, मतलब नजराना दे दिया जाता था। क्योंकि ये जब हिडन चीजें आप लोग समझ जाइए इसलिए हम नहीं बोले हैं। तो अब क्या क्या कि राम सिंह ने नजराना देने के लिए जो भी आक्रमणकारी होते थे, मुसल तुर्क आक्रमणकारी, उनको यह अधिक से अधिक नजराना देकर के क्या करते थे, संतुष्ट करते थे। और इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, राम सिंह ने या इनके पूर्वज नरसिंह देव ने मिथिला पर किसी भी तुर्क आक्रमणकारी को क्या किया, आक्रमण करने से बचा लिया। नहीं तो अगर यह नजराना नहीं सौंपता तो मिथिला का जो इतिहास था, जो आज हम लोग बिहार शरीफ का इतिहास पढ़ते हैं, नालंदा का इतिहास पढ़ते हैं, उसी प्रकार का इतिहास हमारा किसका होता है, मिथिला का होता है। लेकिन मिथिला देखती हो ना, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक क्या शांत प्रदेश माना जाता है। उसका यही कारण है, अभी भी मिथिलांचल के लोग चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हो, काफी शांति प्रिय माने जाते हैं। उनका वही गुण वैसा आ गया हुआ है, भाई घर में जमीन जायदाद है उसको दान कर दिया, अनाज है दे दिया। ये गुण जो था ना, ये उनके शासन राजा महाराजाओं से उनके संपर्क में आया था और वहां से चलता हुआ आ रहा है ना। तो इन्होंने क्या किया, राम सिंह साहब जो थे, इन्होंने तुर्क आक्रमणकारी को अधिक से अधिक नजराना देकर के उसको क्या किया, संतुष्ट करने का प्रयास किया। अब क्या था कि इसके विषय सबसे बड़ी बात यह क्या है कि राम सिंह पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे मिथिला क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त व्यवस्था का क्या किया था, शुरुआत किया था। भूमि बंदोबस्त व्यवस्था की क्या की, शुरुआत की, व्यवस्था की शुरुआत की। अब ये के बाद बताओ तो पल्लवी, भूमि बंदोबस्त का क्या मतलब हुआ? इसका यह तात्पर्य हुआ कि मिथिला के क्षेत्र में जिस भी व्यक्ति के पास क्या था, जमीन था, चाहे छोटा जमीन हो या अधिकांश मात्रा में जमीन हो, उस जमीन का लिखित रिकॉर्ड राम सिंह के दरबार में एक विभाग गठित कर दिया गया था। उस विभाग के अंतर्गत क्या किया गया था, इसका पूरा रिकॉर्ड रहता था, है ना। और उस विभाग को कंट्रोल करने के लिए इसने पटवारी नामक पद का क्या किया था, पटवारी नामक पद का क्या किया था, स्थापना किया था। देखिएगा, जिसको कि हम लोग अभी बिहार में क्या बोलते हैं, आरओ बोलते हैं, सीओ बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश में पटवारी का एक अलग परीक्षा लेता है, यूपीपीएससी लेता है, यूपीपीएससी है ना। यह क्या करता है, यह जमीने का ना देख रेख करता है, दाखिल खारिज करवाया, या जमीन का नाप तोल करवाया, लंबाई चौड़ाई क्या क्या फलाना ढिमकाना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना शर्मा जी, कि पटवारी पद का जो यूपी में तहसीलदार को क्या बोला जाता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो पटवारी जो होते हैं, सबका काम एक ही होता है दिलीप, सबका एक ही जैसा होता है। तो पटवारी महोदय का क्या किया, इसके पद का सृजन करने वाले कौन व्यक्ति हुए हमारे, राम सिंह। बताओ कितना महत्वपूर्ण पॉइंट मिल रहा है, बीपीएससी यही से क्वेश्चन से पूछता रहता है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि राम सिंह ने हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आडंबर ला दिया। क्या ला दिया, आडंबर ला दिया। और नए नए क्या हुआ, व्यवस्था का सृजन किया हिंदू धर्म में, खास करके हिंदू धर्म में, किसमें, सवर्णों में।
इस चीज को समझो कि हिंदू धर्म में आडंबर को इसने क्या किया, बढ़ावा दिया। और दूसरा हमने क्या बताया कि नए नए व्यवस्था क्या किया, व्यवस्था का ये किया, सृजन किया सवर्णों में। तो सवर्ण का मतलब यह होता है जैसे कि अगर ब्राह्मण है ना, तो इस ब्राह्मण में कितना प्रकार का विंग बांट दिया। जैसे कि देखिएगा, कोई पांडे होता है वह ब्राह्मण बोलता है, कोई झा होता है वो भी ब्राह्मण बोलता है, दास है वो भी ब्राह्मण बोलता है, मिश्रा है वो भी ब्राह्मण बोलता है, सिंह है वो भी ब्राह्मण बोलता है, उसके बाद की तिवारी है वो भी ब्राह्मण बोलता है, शुक्ला है वो भी ब्राह्मण बोलता है। जितने भी टाइटल का भी हम सृजन देख रहे हैं वर्तमान में ना, उसका जो बीज रोपने का काम किया था यह बुढ़ऊ किया था राम सिंह साहब। और इसने बताया कि अगर आप पांडे हैं तो पांडे में शादी नहीं की दिएगा, यानी समझो कि गोत्र हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गोत्र किताब में नहीं दिया गया हुआ है। इसने बताया कि अगर तुम पांडे कैटेगरी के हो तो पांडे में तुम शादी नहीं कर सकते हो, तुम शादी करोगे किस में, झाजी में या फिर दास में। और उसने भी कहा क्या कि जो जितने टाइटल हैं हमारे मिथिलांचल में ना, उसमें सबसे श्रेष्ठ टाइटल किसका होगा, झा का। तो देखिए ये लोग बोलता है जिसका टाइटल झा होता है अपने आप को श्रेष्ठ ब्राह्मण समझता है, वो लोग पांडे को, दास को, मिश्र को कुछ बुझ भी नहीं करता कि तो ये सब छोटा मतलब छोटा क्वालिटी का ब्राह्मण है। तो यह जो बीजारोपण किया गया था, जो यानी ये समझो पॉइंट में कि सवर्णों में जो कुलीन व्यवस्था में जो श्रेणीकरण का व्यवस्था किया गया था वह किसके द्वारा किया गया, पल्लवी, तो राम सिंह महोदय के द्वारा किया गया। ये तो गड़बड़ बात है ना, ठीक है। आगे चले, अब देखो, लेकिन राम सिंह में कुछ अच्छा गुण था। राम सिंह में क्या था, कुछ अच्छा गुण था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांव में, अब देखो चूंकि इतना व्यवस्था जब बना दिया गया है तो इसको पता था कि भाई मारकाट होगा, झगड़ा झंझट होगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया, ग्रामीण स्तर पर कानून व्यवस्था को क्या किया, मजबूत किया। कानून व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि अब राजा का व्यक्ति, राजा का जो भी चिला चपाटी था वह कहाँ जाता था, गांव का भ्रमण करता था, देखता था कि गांव में विधि व्यवस्था ढंग से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। यानी गुप्तचरी व्यवस्था का भी इन्होंने सृजन किया था। यानी कोई भेष बदल के जाता था और पूरा गाँव का रिपोर्ट किसको देता था, राम सिंह को देता था। ये बहुत बढ़िया काम किया था इन्होंने, है ना। आगे चले, अब देखो इतना करने के बाद में जब गांव ग्रामीण में हमको यह कर दिया गया, तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें राम सिंह के विषय में क्या था कि अकेले तो शासन नहीं चला सकता था। इसने अपने दरबार में विभिन्न प्रकार के विद्वान प्रखंड लोगों को क्या किया, आश्रय दिया। क्या किया, विभिन्न प्रकार के लोगों को आश्रय दिया। उसी में से एक व्यक्ति का नाम है श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य ये भी क्या थे, ये मिथिलांचल के स्थानीय ब्राह्मण थे और काफी प्रकांड विद्वान थे। और यह क्या करते थे, राम सिंह के दरबार में, राम सिंह के दरबार का शोभा बढ़ाते थे। तो श्रीधराचार्य क्या थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अमर कोश पर टीका लिखा था। अमर कोश पर क्या लिखा था, पल्लवी, टीका। अब अमरकोश क्या है, तो देखो अमरकोश क्या है कि अमरकोश जो है यह अमर सिंह के द्वारा लिखा गया क्या है, एक समझो कि उसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी है। अमरकोश क्या है, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया एक डिक्शनरी है, जिसमें कि 1 लाख से अधिक मिथिलांचल भाषा, स्थानीय भाषाओं का क्या है, समावेश किया है। नहीं बोलता कि पानी, लोटा, खिचड़ी, खटिया, चौकी, टेबल, जो भी वर्ड हम लोग क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं, उन सब क्षेत्रीय भाषाओं का क्या किया गया, अमर सिंह ने क्या किया था, संकलन किया था। और श्रीधराचार्य ने उसका क्या किया था, मिथिलांचल लिपि में उसका अनुवाद किया था अमरकोश का। ये अमर सिंह कौन थे, तो अमर सिंह जो क्या थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में क्या थे, उनके राज दरबार में रहते थे। ये उनके क्या थे, राज दरबारी थे। कौन सा हैं, अमर सिंह? हाँ अमर सिंह ना बोल रहे हैं जी, आया समझ में। आगे चले, अमर सिंह लिखा सर, और टीका लिखा इसमें ये श्रीधराचार्य। सुन लीजिए, श्रीधराचार्य ने क्या किया, अमर सिंह ने जो अमरकोश पर क्या लिखा, अमरकोश पर टीका लिखा था ना, तो श्रीधराचार्य ने क्या किया, अमरकोश पर टीका लिखा। ठीक, तो उस टीका का नाम है सदा साया। सदा साया लिखो, है ना। फिर से समझ लो सारे बच्चे कि श्रीधर आचार्य ने क्या किया, अमर कोश पर एक टीका लिखा, उस टीका का क्या नाम है, सदा साया, सदा साया। और अमर कोश क्या है, अमर कोश किसने लिखा था, तो अमर कोश लिखा था अमर सिंह ने। भाई इतना मोटा किताब था, उसको क्या क्या संक्षिप्त करके एक टीका बना दिया, उसका नाम था सदा साया। यानी श्रीधर आचार्य ने क्या किया, सदा साया का ये रचना क्या, सृजन किया। बात समझ में आया। आगे चले,
अब देखो, इसी राम सिंह के शासनकाल में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि सबसे विद्वान और माइक बंद कर लीजिए करण, सबसे विद्वान और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु या बौद्ध विद्वान समझ लो धर्मस्वामी, धर्मस्वामी क्या होता है का मिथिला में आगमन होता है। क्योंकि देखो मिथिला में इतना ग्रंथ का रचना होना शुरू हो गया, तो धर्मस्वामी को लगा भाई मिथिला में इतने विद्वान लोग हैं, तो ये लोग अपने आप को विद्वान समझते थे, लेकिन इनको लगा कि भाई इतना जब रचना हो रहा है तो वहाँ के लोग जरूर विद्वान रहे होंगे। तो उनकी यानी मिथिलांचल के लोगों की विद्वता को समझने के लिए धर्मस्वामी ने क्या किया, राम सिंह के शासनकाल में क्या किया था, मिथिला का वो यात्रा किया था। आई बात समझ में, मिटाएं इसको। तो धर्मस्वामी जब मिथिला में आया तो यह स्थानीय स्तर पर घूमा, क्या किया, घूमा तो देखा कि मिथिलांचल लोग इतना खुश रह रहे हैं। अगर किसी बच्चे का मैथिली साहित्य होगा तो उसमें पढ़िएगा कि ये लगभग 1300 ईस्वी से 1400 ईस्वी के आसपास में यह ऐसा समय काल होता है जब मिथिला का क्षेत्र धन धान्य से पुत्र पुत्रियों से भरा पूरा रहता है, कोई भी लोग दुखी नहीं रहता है। तो जब धर्मस्वामी यहाँ मिथिला में आते हैं तो धर्मस्वामी अपने ग्रंथ बाद में कोई टीका उका लिखते हैं, तो धर्मस्वामी के जो लिखा गया कोई भी किताब है, जहाँ जहाँ वो मीटिंग में जाते थे बौद्ध भिक्षु में, वह उदाहरण देते थे कि भाई मिथिला बिहार ऐसा क्षेत्र, मिथिला ऐसा क्षेत्र है बिहार में कि जहाँ के लोग क्या है इतना मतलब पढ़े लिखे हैं और इतना विद्वान है, लोग खुश हैं, बिल्कुल धन धान से भरा पड़ा हुआ है, उसको कोई दुख नहीं है। और धर्मस्वामी ने क्या किया, एक पाटा नामक स्थान का क्या किया है, चर्चा किया है। और पाटा नामक स्थान में बताया गया है कि पाटा का जो महल है वह पहाड़ पर बना हुआ है, जिसको कि भेदना सबके बस की बात नहीं है, और बड़ा सुंदर महल है, सोने का महल है, उसका सूर्य का प्रकाश उसका अभिनंदन करता है, डूबता है तो उसका अभिनंदन करता है। तो इस पाटा का ना, इस पाटा को आधुनिक सिमरावगढ़ कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। यानी यूं कह लो कि पाटा जो हुआ सिमरावगढ़ का दूसरा नाम हुआ, और धर्मस्वामी ने सिमरावगढ़ को ही क्या कहा है, पाटा कहा है। बात समझ में आया, आगे चले। है कि अब इतना सब पढ़ने के बाद में राम सिंह चल जाते हैं भगवान के पास, है ना, कहाँ चले जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है। तो डेथ होने के बाद में क्या होता है, इनके एक पुत्र होते हैं, बहुत पावरफुल पुत्र होता है, जिसका कि मिथिला के इतिहास में काफी नाम होता है। उस पुत्र का नाम है शक्ति सिंह। जैसा इनका नाम है वैसा इनका क्या था, कर्म भी है वो। बात समझ में आया। तो शक्ति सिंह जो थे, शक्ति सिंह वहाँ मिथिला के सबसे पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन अब देखो व्यक्ति पावरफुल तो माने जाते हैं, परंतु इनमें कुछ बुराइयां भी थी, उसको हम आगे हम देखेंगे क्या है कि शक्ति सिंह क्या होते हैं कि शक्ति सिंह का इनका शासनकाल जब होता है तो शक्ति सिंह को, चूंकि ये शुक्रवार का पैदा लेते हैं शक्ति सिंह, तो शक्ति सिंह को कहीं कहीं किताब में शुक्र या शक्र सिंह भी कहा गया है। ये अपने आप को क्या बोलते थे, शुक्र या शक्र सिंह के नाम से सुशोभित करते थे। आई बात समझ में। शक्ति सिंह क्या था कि इनके विषय में कहा जाता था कि शक्तिशाली तो थे लेकिन वास्तव में ये निरंकुश थे। यह क्या थे, निरंकुश। अब एक बहुत बड़ा बात है कि अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली होगा तो निरंकुश कैसे हो सकता है। तो ये अपने भोग विलास में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि राज दरबार था, किसी चीज की कमी थी नहीं। तो ये क्या थे, अपना समाज में क्या चल रहा है, मेरे राज प्रजा में क्या चल रहा है, इनको कोई पता नहीं चला। कितना लोग आक्रमण किया, कोई इनके सामंत ही थे, इनके खिलाफ रणनीति बना करके युद्ध करना शुरू कर दिया, इन्हीं को मतलब पैर काटने पर लग गया। तो ये निरंकुश हो गए और क्या थे, स्वेच्छाचारी थे, स्वेच्छाचारी थे, है ना सर। हाँ जी सर, ये क्या नाम है, इनके लड़के नहीं थे क्या, ये राम सिंह के लड़के नहीं थे शक्ति सिंह? राम सिंह लड़का का नाम बोल रहे हैं कि इनका बेटा है शक्ति सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा है। तो शक्ति सिंह को शुक्र सिंह बोलते हैं या शक्ति सिंह, दोनों एक ही नाम है। ठीक, देखो तो इतना ये निरंकुश शासक थे, इतना स्वेच्छाचारी थे, जो कि भोग विलास में चले गए, तो इनका शासन प्रशासन क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो इनका जब शासन प्रशासन कमजोर हो गया तब उसी समय में कि बंगाल में एक शासक हुआ था, उस शासक का नाम है कैक्सास, कैक्टस बोलते हैं ना, टेक्सास। उस शासक का क्या नाम है नीता, कैकसास। बड़ा अच्छा नाम है, देख लो। तो कैकसास शासक जो था, जब देखा कि भाई राजा भोग विलास में इन्वॉल्व है तो मेरे पास बहुत अच्छा समय है किसका, इस पर आक्रमण करने का, किस पर, कर्नाट वंश में, हम उसको हथिया लेंगे। तो जब ये भोग विलास में इन्वॉल्व था तो बंगाल का एक शासक था, स्थानीय सामंत था, बंगाल का स्थानीय सामंत था, उनका नाम था कैकसास। तो कैकसास ने क्या किया, मिथिला पर चढ़ाई कर दिया, हाथी घोड़ा
पालकी लेकर के कि हम उसको क्या करेंगे, हम उसको मिथिला को खत्म कर देंगे। तो अब शक्ति सिंह के भाई हाथ पैर फूल गया कि भाई कैक्सास अपना पूरा सेना लेकर आ रहा है और हमारे पास तो कुछ रणनीति तैयार है ही नहीं कि हम युद्ध लड़े, तो हम कैसे जीतेंगे। तो इन्होंने क्या किया, शक्ति सिंह ने तुरंत दिल्ली में क्या किया, इन टेलीफोन किया होगा, नहीं जी उसमें टेलीफोन कहाँ था, तो इन्होंने अपना दूत भेजा कहाँ पर, दिल्ली में। कहाँ भेजा, दिल्ली में भेजा। और दिल्ली में क्या था भेजा, और अलाउद्दीन खिलजी से क्या किया, मदद का गुहार लगाया कि सर देखिए कि हम वहाँ खाना पीना खा के मस्त थे, सोए हुए थे महल में, हम पर बंगाल का शासक कैक्सास ने आक्रमण कर दिया है कि आप हमको क्या कीजिए, बचाइए। तो बोला कि ठीक है। तब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, शक्ति सिंह की मदद करता है और कैक्सास महाराज को युद्ध में पराजित करके उसको पुनः वापस कहाँ भेज देता है, बंगाल में भेज देता है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, शक्ति सिंह को बोलते हैं कि भाई हम तो तुमको मदद किए हैं, हम तुमको क्या किए हैं, मदद किए हैं, और जब जरूरत पड़ेगा तो तुम भी हमारा क्या करना, मदद करना। बात समझ में। तो बोला कि हाँ सर हम आपका मदद करेंगे। तो देखिएगा आगे जब कहानी पढ़िएगा अलाउद्दीन खिलजी का, तो इसका कहानी पढ़िएगा राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है। तो राजस्थान में एक जगह है रणथंभौर। तो ये अलाउद्दीन खिलजी क्या किया, अपना समाज को विस्तार करने के लिए रणथंभौर के एक शासक था, उस शासक का नाम था हमीर सेन। क्या नाम था शर्मा जी, हमीर देव, यस, से नहीं था। तो रणथंभौर का शासन था, उसका नाम था हमीर देव। तो हमीर देव पर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किया। तो बोला क्या कि भाई हमको तुम मदद करो। तो बदले में सचू की मिथिलांचल में वहाँ जंगल बहुत था, यहाँ हाथी बहुत पाया जाता था। तो शक्ति सिंह क्या किया, हाथी का झुंड इसको भेजा, किसको, अलाउद्दीन को। और जो इसका पास सैनिक था, चूंकि निरंकुश था, यह सैनिक भी क्या किया, इसको भेजा अलाउद्दीन को मदद करने के लिए। इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी मदद की और इसने इसको मदद किया। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि शक्ति सिंह ने किसका मदद किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी का मदद किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी किसका मदद किया था, शक्ति सिंह का मदद किया था। अब चूंकि जब ये शक्ति सिंह निरंकुश हो गया, तो आपको पता है कि मिथिला के लोग काफी दिल के सीधे होते हैं, उनमें छल कपट नहीं होता है, कुछ एक आधुनिक बातों को छोड़ करके। तो यहाँ के कुछ जो मंत्री लोग थे ना, वो सोचे कि भाई अगर हम लोग नहीं आपस में एकजुट होते हैं तो राजा तो पूरा मिथिला को बेचिए के खा जाएगा। तो शक्ति सिंह के दरबार में उस समय 7 व्यक्ति जो थे वो काफी महत्वपूर्ण पद पर थे, वो मंत्री के पद पर थे। क्या थे वो मंत्री, यानी उनके पास 7 मंत्री था। तो उन मंत्रियों ने क्या बनाया, एक स्थानीय प्रशासनिक, एक प्रशासकीय एक परिषद का गठन किया, स्थानीय प्रशासकीय परिषद का गठन किया। और इसी परिषद के माध्यम से शक्ति सिंह, ठीक है तुम भोग विलास में लिप्त रहेगा, इसी प्रशासकीय परिषद के माध्यम से इन 7 मंत्रियों ने क्या किया, समूचे मिथिला क्षेत्र में क्या किया, नेता अपना शासन और व्यवस्था को चलाया। कितना बढ़िया चीज है बताओ। ठीक, अब क्या होता है, अब इस बीच में शक्ति सिंह देव का हो जाता है मृत्यु। मिटाएं इसको, इनके बस इतना ही स्टोरी है, मर गए बेचारे, ये आया राम गया राम बेचारे चले गए। समझ में आ रहा है पल्लवी? जी सर। डाटा है ना बचा हुआ? हाँ बहुत है अभी। बहुत है। देखो अब क्या होता है कि 14वीं शताब्दी में शक्ति सिंह की हो जाती है मृत्यु। क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है मृत्यु। तो इनका एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया पुत्र होता है, जिसको कि भारतीय इतिहास में और खास करके मिथिला के इतिहास में उसको क्या बोला जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण शासक बोला जाता है। ठीक, देखिए तो शक्ति सिंह के बाद में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका जो बेटा होता है ना शर्मा जी, उसका बेटा का नाम होता है हरि सिंह। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा और लगा कि अपनापन सा फील होता रहेगा। तो हरि सिंह क्या होते हैं, मिथिला राज्य के या कर्नाटक वंश के क्या बनते हैं, मिथिला राज्य के शासक बनते हैं। अब देखिए इसके विषय में क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो हरि सिंह जो था कर्नाटक वंश का, ध्यान रखिएगा, हरि सिंह जो था वह कर्नाटक वंश का अंतिम, कर्नाटक वंश का क्या था, अंतिम प्रतापी शासक था। प्रतापी शासक कह लो या महान शासक कह लो। और हरि सिंह के मृत्यु के बाद में क्या होता है, हमारे यहाँ
ओइनवार वंश की स्थापना हो जाती है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं ना 3 वंश होता है। तो ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक होता है, जिसको कि महान बोला जाता है। महान क्यों बोला जाता है? कुछ अच्छा काम किया होगा तब ना इसको महान बोलेंगे। आगे हम इसको देखते हैं क्या क्या काम किया। तो हरि सिंह क्या करता था, यह एक महान योद्धा था। देखो, बाप तो इसका था मतलब नशेरी, भोग विलास में लिप्त होने वाला, लेकिन बेटा बड़ा सुयोग्य निकल गया, यह महान योद्धा साबित हुआ। और हरि सिंह जो था वो क्या था, ये समझो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति निकल गया, रणनीतिकार निकल गया। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि हरि सिंह ने अपने दरबार में, इनके पास जो भी दरबार के व्यक्ति हुआ करते थे, उस दरबार में, अपने दरबार में पंडितों का बहुत आदर सम्मान किया था। और पंडितों को अपने यहाँ क्या दिया था, बैठने का जगह दिया था। किसने? हरि सिंह ने। इसी में से कुछ महत्वपूर्ण पंडित थे जिन्होंने कुछ किताबों का रचना किया, उसको हम लोग जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पंडित में नाम आता है श्री चंडेश्वर ठाकुर का। चंडेश्वर ठाकुर का है ना, श्री चंडेश्वर ठाकुर का। एक और व्यक्ति का नाम आता है, उस व्यक्ति का नाम है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अब देखो, अब इन दोनों के नाम हमने क्यों लिखा, क्या लिखा है कि चंडेश्वर ठाकुर और ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो है, इनका जो मिथिलांचल में लिखा गया किताब है, उसको किताब ने यूपीएससी के जो सिलेबस है हमारा, उसमें भी इसकी किताब की चर्चा की गई हुई है। और जब बीपीएससी का मैथिली से आप पेपर दीजिएगा, उसमें भी इसके किताब का कुछ क्या किया गया हुआ है, मेंशन किया गया हुआ है। तो चंडेश्वर ठाकुर ने क्या किया था, उस समय में एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखा था। उस किताब का नाम है राजनीति रत्नाकर। रणनीति रत्नाकर, या किसी किसी में इसमें लिखा जाता है राजनीति रत्नाकर। ध्यान देना कि चंडेश्वर ठाकुर ने किस किताब का रचना किया है नीता, राजनीति रत्नाकर या फिर रणनीति रत्नाकर का। ठीक, ज्योतिरीश्वर ठाकुर जो थे उसके किस किताब का रचना किया है, उसका नाम है वर्ण रत्नाकर का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, ये काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनकी की चर्चा भारतीय इतिहास में किया जा रहा है। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिएगा, इसमें एक और मंत्री थे चंडेश्वर ठाकुर में, उनका नाम था सूर्यकर ठाकुर। सूर्यकर ठाकुर। देखो, ये दोनों तो निकल गया विद्वान, तो अपना किताब का रचना कर दिया। इनके पास थे तो ये भी विद्वान, लेकिन इन्होंने किसी प्रकार का किताब का क्या किया, रचना नहीं किया। बल्कि सूर्यकर ठाकुर ने हमारे मिथिला में कुलीन प्रथा का प्रचलन किया। क्या किया? कुलीन प्रथा का प्रचलन। कुलीन प्रथा का समझ ही आता है, यानी जो मिथिलांचल में सवर्ण व्यक्ति के लोग थे, सवर्ण जाति के लोग थे, उनको कुलीन कहा गया। और जिनके पास पैसा होता था उनको कुलीन कहा गया। और समाज के प्रत्येक श्रेणी में, प्रत्येक उपागम में उनको श्रेष्ठ स्थान दिया गया। इसी को बोलते हैं कुलीन। तो ये जो कुलीन प्रथा का जो देन है ना, ये सूर्यकर ठाकुर का। देख रही हो ना, अभी मत बोलना कि इसके पापा थे, भाई थे, सब लोग ठाकुर था, सेम था ना, लेकिन ये अलग अलग लोग थे। अब दूसरा बात क्या है कि हरि सिंह के शासन काल में ही मिथिलांचल में पंजी प्रथा का शुरुआत किया गया था। पंजी प्रथा। अब पंजी प्रथा क्या होता था, तो समझ लीजिए कि यदि किसी के परिवार में जवान युवक या युवती होती थी, तो उनको शादी करने के लिए भाई जगह जगह घूमने जाना पड़ता था, पैसा का, संसाधन का दोहन किया जाता था। तो क्या करते थे, ये हरि सिंह ने क्या किया, बोला कि कहीं नहीं जाना है, अगर आपके घर में बेटी या बेटा शादी करने वाला है तो आप राज दरबार में हमारे मंत्री को वो ये दीजिए कि हाँ, हमारा पुत्र का आयु इतना है, पुत्री का आयु इतना है कि हम शादी करना चाहते, सुई पर हमको बताएं। तो क्या करते थे इन्होंने, क्या अपना सब रिकॉर्ड राजा के पास होता था। तो राजा क्या करता था कि मिथिलांचल में एक सौराठ मेला लगता है, देखिए बहुत फेमस मेला है, जहाँ अभी तो खैर बंद कर दिया गया है। वहाँ पर क्या होता था कि वर्ष के किसी विशेष दिन जब लगन का माहौल होता था, तो सभी पुरुष और स्त्रियां वहाँ पर आती थी, और लड़कियां वर को देख करके चूज करती थी कि हाँ, आई विल मैरी हिम, ऐसे बोलता था। अभी था ना कि माता पिता जो जैसे उसको देख लिया कि भाई तुम्हारे लिए पसंद किया, लड़की को शादी करना पड़ता था। लेकिन आज से लगभग 500 साल पहले मिथिला में ये कल्चर नहीं था, बल्कि लड़की को शादी करना है ना, तो वो क्या करते थे, अपने ही जाति में 5-10 लड़का वहाँ बैठा है, उसको चूज करती थी कि हाँ, ये लड़का देखने में ठीक ठाक है, उससे बात करती थी, लड़की हाँ बोलती, तब उसका शादी होता था। उसी प्रकार लड़का भी 10-15 लड़की को देखा, जो उसको रूप में, गुण में अच्छा लगा, उससे शादी कर लेता था वो।
अभी बहुत फेमस मेला सौराठ का, अब लोग बीपीएससी पीटी की किताब में पढ़ करते हुए सौराठ का मेला। तो यह जो प्रथा था ये हरि सिंह के समय से शुरू किया गया था। यानी यूँ समझो कि सौराठ का जो मेला था वो सौराठ का मेला हरि सिंह के शासनकाल से क्या किया गया शर्मा जी, शुरू किया गया। ना समझ में आया? नहीं बोल रहा है। आ गया सर। सर आ गया? जी। अरे ठीक है सर। नहीं ठीक है तो कुछ बताएंगे नहीं, क्या दिक्कत ठीक हो है गई? सर। ठीक है, चलो देखो अब क्या, जब हरि सिंह अपना शासन प्रशासन चल रहे थे इसी के समय में क्या होता है 1324 ईस्वी में, ध्यान रखना हरि सिंह के समय में ही 1324 ईस्वी में हमारे मिथिला में गया सुद्दीन तुगलक का क्या होता है, आक्रमण होता है। यह डेट भी याद रखना है सारे बच्चों को, शासक का नाम भी याद रखना है और कौन सा उस समय राजा था उसका भी नाम याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं कि जब गयासुद्दीन तुगलक का आक्रमण होता है तो हरि सिंह क्या होते हैं, इनका सेना देकर के और शस्त्र पर देकर डर जाते हैं। तो हरि सिंह क्या चले जाते हैं, नेपाल भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? नेपाल भाग जाते हैं। और नेपाल भाग करके कहाँ चले जाते हैं हरि सिंह? वही अपना सिमरावगढ़ नहीं जाते बल्कि नेपाल के तराई में कहीं छिप जाते हैं, क्योंकि सिमरावगढ़ के किला पर इनका आक्रमण ये आधिपत्य हो गया होता है। तो नेपाल भागकर नेपाल की तराई में कहीं क्या होते हैं, छुप जाते हैं वो हरि सिंह। तो ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है कि वो कौन सा आदमी भागता है। आई बात समझ में? अब क्या करता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक साहब जब पूरा पर आक्रमण करते हैं मिथिलांचल पर, तो इसको तो पहले मिथिला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? इसको मिथिला बोला जाता था। लेकिन अब गयासुद्दीन तुगलक जब उस पर आक्रमण करता है तो बोलता है कि हम इसको मिथिला नहीं बोलेंगे बल्कि इसका एक नया नाम देता है। उस नए नाम है तुगलकपुर। क्या नाम है इसका? तुगलकपुर। यानी अब मिथिला को क्या बोलते हैं वह, कि मिथिला को तुगलकपुर बोलेंगे। और गयासुद्दीन तुगलक मिथिला क्षेत्र में या तुगलकपुर के लोगों को क्या करते हैं, मुसलमान बनाना शुरू कर देते हैं। तो अधिकांश जो, अब देखो हमने पहले बताया था ना कि यहाँ इससे पहले भी राजा क्या उप विभाग बांट दिया था, जातिपति चरम पर था, जो दलित था उसका स्थिति और खराब होता चला गया। तो जो दलित व्यक्ति थे, जो पिछड़ी जाति के लोग थे, वह समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ना क्या हो गए, मुसलमान में कन्वर्ट होते चले गए। इसीलिए देखिएगा अभी भी दरभंगा का मधुबनी क्षेत्र में, जयनगर में, फिर दरभंगा में, मधेपुरा में, सुपौल में, भागलपुर में, मुंगेर में, सब में मुसलमान काफी अच्छी संख्या में है और पढ़े लिखे संख्या में, और नवाबों की श्रेणी में जमजता बहुत इनके पास में है। आई बात समझ में? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब गयासुद्दीन तुगलक साहब ने वहां आक्रमण किया और लोगों को मुसलमान बनाना शुरू कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग थे वह लोग क्या हो गए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए छोड़ करके कहाँ बस गए, नेपाल की तराई में। तो नेपाल के तराई में जो लोग बसे हुए ना, देखिएगा बहुत लोगों का नाक नक्शा अभी भी बिहारी लोगों से मिलता है, तो वो वास्तव में अभी उसी समय लोग भाग करके बसे हुए थे। जैसे जनकपुर हो गया, जलेसर हो गया, भिट्ठा मोर हो गया, मठियानी हो गया, नेपाल का इलाका छोटा छोटा है, इन सब पर बिहारी लोग अभी भी बैठे, बट अभी लोग वहां पर है, उनके वंशज यही मिथिला से भाग करके गए हुए हैं। तो जो जलेसर नेपाल के लोग हैं ना, अभी बोलते हैं कि हम लोग क्या है, मिथिलांचल के लोग, अपने आप को अभी भी मिथिलावासी लोग बोलते हैं। उसका यही कारण था कि अपने धर्म की रक्षा करने के लिए वो कहाँ चला गया था, नेपाल में भाग करके जान प्राण की रक्षा करने के लिए वो वहां चले गए हुए थे। ठीक, तो अब क्या हो गया, गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण वहां तो रहेगा नहीं, तो गयासुद्दीन तुगलक क्या किया, आक्रमण किया, नाम स्थापित कर दिया, फिर वापस ये दिल्ली की ओर वापस कूच कर गया। तो भाई इतना बड़ा साम्राज्य जो है वह किसको देख रेख में करेगा, तो इसे क्या किया था, इनका एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, मतलब विश्वासी व्यक्ति था, उसका नाम था अहमद। तो यह अहमद को, एक सीधा अहमद लिखना, इस अहमद को क्या करता है, समूचे मिथिला क्षेत्र को क्या करता है, देख रेख करने वाला घोषित करके वह पुनः वापस में कहाँ चला आता है, क्या नाम है उनका, दिल्ली वापस चला आता है। तो अहमद साहब अपना क्या करते हैं, वहाँ शासन प्रशासन चलाते रहते हैं। इसी बीच में आगे चला जाएगा, जब हम देखेंगे तो मतलब लगभग 4-5 साल के बाद में फिरोज तुगलक साहब क्या करते हैं, वही मिथिलांचल, मतलब इसी का ना वंशज होता है गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसी के आगे 4-5 साल के बाद में फिरोज तुगलक, हाँ जी, 4-5 साल बाद सब मोहम्मद बिन तुगलक बन गया। 25 साल रहा, 1325 से 1351 तक। अच्छा, तुगलक फिर तुगलक कब आते हैं, उसके बाद आता है ना सर, कब का एरिया, अभी तो मोहम्मद 51 के बाद आता है, 1351 के बाद आता है, 1325 से 1351 से मोहम्मद बिन तुगलक रहा। तो इसको हम 14वीं शताब्दी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना, बात तो सेम ही है ना।
आप 1351 बोल रहे हैं तो उसको 14वीं जी जी शताब्दी में 14वीं जोड़ते हैं। शताब्दी, ठीक है, देखो हाँ यानी 14वीं शताब्दी में ही क्या होता है 1350-51 के आसपास में गदोस तुगलक का ही एक वंशज होता है फिरोज तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक बोलते हैं ना, फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने क्या किया, फिरोज शाह 1359 हैं? 1359 ठीक है, चलो लिख लीजिए। तो ये इनका समय काल होता है ना फिरोज शाह तुगलक का, लेकिन ये मिथिलांचल पर आक्रमण नहीं करते, ध्यान रखना। चूंकि अहमद साहब जो होते हैं वह अहमद साहब तो ऑलरेडी उनके वंशज होते हैं जो वहाँ देख रेख करता है। तो मिथिला ये फिरोज शाह तुगलक बोलता है क्या कि हम वहाँ धर्म परिवर्तन तो करबे किए हैं, लेकिन अब हम यहाँ एक नए वंश का क्या करेंगे, स्थापना करेंगे, ताकि वो हमारा वंश होगा। मतलब कि एक नया डायनेस्टी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 14वीं शताब्दी में श्री श्री मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक साहब क्या करते हैं, हमारे मिथिलांचल में ओइनवार वंश का स्थापना करते हैं, ओइनवार वंश का स्थापना करते हैं। काफी महत्वपूर्ण है कि ओइनवार वंश का स्थापना किसने किया मिथिलांचल में। तो आप लोग हरि सिंह परी सिंह में पढ़ जाइएगा, लेकिन किसने किया था, एक मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसका क्या किया था। ठीक, ये अब सब ये बात ये तो पहली बार पता चला सर। अच्छा पहली बार पता चला है, बताइए, तो बहुत बढ़िया चीज है ना। देखिए अब ओइनवार वंश को किताब में एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं सुगौना वंश। क्या बोलते हैं, सुगौना वंश। सर बैनवार इसी को बोलते हैं, बैनवार वंश। बैनवार नहीं, वर्नियार, ऐसे वर्निवार ऐसे लिखा होगा, देखो ऐसे लिखा होगा, आप जो बोल रहे हैं ना। शिव सिंह वाला ही ना सर, ये है महाराजा शिव सिंह वाला। हाँ हाँ, वर्नेवार ऐसे लिखा होगा ना, ये ना बोल रहे हैं। हाँ देखो, इसको 3 नाम से जानते हैं, ओइनवार वंश, सुगौना वंश और वर्नेवार वंश, है ना। ये तीनों एक ही नाम है, अलग अलग वंश करके लोग बोलता है। तो काफी महत्वपूर्ण है कि ओइनवार वंश का स्थापना किसने किया, हमारा फिरोज शाह तुगलक महोदय ने किया है, नींव डाला। अब ध्यान दीजिएगा, इसी ओइनवार वंश का जब तुगलक का शासन खत्म होता है तो वंशवा तो वही रहता है। तो इसी ओइनवार वंश का शासक होता है राजा शिव सिंह। काफी प्रतापी राजा होते हैं। आगे चलें, मिटाएं इसको। जी सर। जानकारी कुछ मिला नया नया पलवी? बहुत ज्यादा। पूछेंगे तो बताओगी ना, जब टेस्ट उस्ट होगा तब, कि बोलोगी सर पढ़वे नहीं किए हैं, हैं? देखिए तो ये क्या करते हैं, ये मतलब फिरोज शाह तुगलक, फिर से देखो सारे बच्चे, फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं कि हमारे मिथिलांचल में ओइनवार वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ओइनवार वंश का जो शासनकाल होता है वह कब से कब तक माना जाता है, तो 1353 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, मैंने बताया था ना। तो इतना लंबा काल इसका क्या शासनकाल चलता है ओइनवार वंश का। तो इसी ओइनवार वंश का एक प्रतापी शासक होता है, उस शासक का नाम होता है राजा शिव सिंह। अब देखो राजा शिव सिंह साहब जो होते हैं, इसी राजा शिव सिंह के, ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसी राजा शिव सिंह के शासनकाल में क्या होता है, एक मिथिला के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं विद्यापति, है ना। कौन होते हैं, विद्यापति, जिनका कि नाम क्या होता है, जिनको कि प्रेम से लोग मैथिल कोकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथिल कोकिल बोलते हैं। तो यही विद्यापति जो होते हैं, तो यही विद्यापति एक किताब का, 2 किताब का रचना करते हैं। उस किताब का नाम जान रहे हैं आप लोग? देखो, पहले किताब का नाम है कीर्ति लता और दूसरी किताब का नाम है कीर्ति पताका। क्या नाम है, कीर्ति पताका। और जो विद्यापति होते हैं, विद्वान तो होते ही हैं, और यह एक वर्ड देते हैं क्या, राजा में राजा शिव सिंह, राजा में राजा शिव सिंह। यानी विद्यापति, चूंकि देखो विद्यापति इनके दरबार में रहते हैं ना, शिव सिंह के दरबार में, तो विद्यापति जी हमेशा शिव सिंह का ही गुणगान करते हैं। यानी कि मिथिलांचल में आज तक शिव सिंह से बड़ा कोई राजा नहीं हुआ है, और जो भी सबसे बड़ा राजा है वह कौन है, राजा हमारा शिव सिंह है। बहुत बड़ाई करता रहता है,
तो इनका यही किताब है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसी के साथ में क्या होता है हमारा, अब शासन प्रशासन चलते रहता है। देखो 1526 के आसपास आ ही गए हैं ना, अब मुस्लिम अब तुर्कों का आक्रमण शुरू, ये मुसलमानों का आक्रमण शुरू होता चला जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि फिर नए वंश का स्थापना किया जाता है। 26 के बाद में देखोगी ना आगे खंडवाल वंश हम लोग पढ़ेंगे, जब तुगलक का ये आक्रमण खत्म होता है या शुरू उनका दूसरे आक्रमणकारी का आक्रमण होता है तब। तो ये मिथिलांचल का जो मध्यकालीन इतिहास है। अब इसके बाद देखो बोइनवार वंश के बाद में हम लोग पढ़ते हैं ना खंडवाल वंश। तो खंडवाल वंश के विषय में जो भी हम लोग पढ़ते हैं, राजा हरि, ये क्या नाम था उनका, कामेश्वर सिंह जो था ना, तो उसी विषय में पढ़ते हैं। अब इसके आगे भी बहुत सारे राजा हुए हैं, लेकिन उन राजाओं का जो इतिहास है वो महत्वपूर्ण नहीं है, ना तो हमारे दृष्टिकोण से ना तो पेपर के दृष्टिकोण से। जितना हमको महत्वपूर्ण पॉइंट लेना था वो पॉइंट मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने ले लिया है बिहार के संदर्भ में। इसी के साथ में हमारा क्या होता है, आज मिथिला राज समाप्त होता है। अब